देखिए, शुरू का 10 मिनट हम लोग टाइम लेंगे इस चीज़ के लिए कि आप लोगों को तैयारी करने में अगर किसी तरह का डाउट है तो आप मुझसे शेयर कीजिए, ठीक है ना। फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे बिल्डिंग बनती है तो जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी होगी उतना नीचे का फाउंडेशन स्ट्रांग देना होगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम दे चुके हैं एक बारी, तो उनको बहुत सारा कुछ आइडिया होगा। जो लोग पहली बारी देने वाले हैं उनको भी बहुत सारा आइडिया होगा, उनके कोई फैमिली मेम्बर से, कोई फ्रेंड या सीनियर्स, बहुत सारी चीज़ें फीडबैक मिलता है, पता चलता है। लेकिन हर एक इंडिविजुअल जो है वो उसका अपना स्ट्रैटेजी होना चाहिए और उस स्ट्रैटेजी के तहत उसको एग्ज़ाम निकालने का तैयारी करना चाहिए। तो जो लोग पहली बारी तैयारी कर रहे हैं और पर से जो एग्ज़ाम दे भी चुके हैं, हम लोग शुरू के 10 मिनट इसी के लिए टाइम देंगे कि आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या लग रहा है, क्या डाउट है या फिर कुछ कन्फ्यूजन है। जैसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि कितना घंटा पढ़ना है, घंटा पढ़ने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं वैसे। तो वो सारी चीज़ें अगर किसी को डाउट है तो पहले हम लोग 10 मिनट उसके लिए टाइम लेंगे। तो जिनको कोई भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का, वो पूछ सकते हैं। ओपन टू ऑल सेशन है ये। कोई नहीं, क्या लॉन्ग टाइम में याद कैसे रखे चीज़ों को। देखिए, बहुत कोई ये बोलते हैं कि किसी का मेमोरी बहुत शार्प है, किसी की मेमोरी बहुत कमज़ोर है। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेमोरी ऑलमोस्ट सबका एवरेज रहता है। कुछ ही लोगों का जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी बोलेंगे उसका रहता है, तो उनको ज़्यादा याद रहता है। रिवीजन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप जितनी दफ़ा बड़ा, जब मैं 10th में एडवांस मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर ने एक एग्जांपल दिया था कि मैंने उनसे पूछा कि हम लोग जब मैथ्स बना रहे हैं तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि किस मेथड से मैथ्स बनाना है। तो वो यही बोले कि तुम जब धनबाद स्टेशन पे उतरते हो तो घर जाने के लिए किसी से पूछते हो रास्ता वास्ता, तो आप जितना उस चीज़ में रहिएगा आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि किस रास्ते से जाने से शॉर्टकट होगा। अब जैसे आप लोग हज़ारीबाग में जो रह रहे होंगे बचपन से, आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स पता होंगे, मेरे को नहीं पता है। मैं आऊँगा, मेरे को किसी से पूछना पड़ेगा, भाई वो वहाँ जाना है कैसे जाऊँ। लेकिन आप चूँकि यहाँ पे रहते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद शॉर्टकट लेंगे और सही डेस्टिनेशन पे पहुँचिएगा। हमारे को गूगल का हेल्प लेना पड़ेगा। सेम चीज़ है पढ़ाई में, सब्जेक्ट भी। आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं या जो पढ़ना चाहते हैं उसमें आप जितना इन्वॉल्व रहिएगा, जितना उसमें डूब के रहिएगा, जितना उसको समझिएगा, आपको फिर किसी तरह का कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। आपको अच्छे से पता होगा कि उसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा, लॉन्ग कट मेथड क्या होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन चीज़ है कि उसमें आपको उतना टाइम देना होगा। आप बचपन से हज़ारीबाग में रह रहे तब ना इसको इतने अच्छे से जान रहे हैं। नए शहर में जानिएगा तो नहीं जानिएगा तो फिर टाइम लगना ही है। तो वो जो टाइम देना है वो बहुत ज़रूरी है। तो रिवीज़न लंबे समय के लिए याद होने के लिए भी आपको रिवीज़न उतनी दफ़ा करना पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादा अमाउंट लगेगा पढ़ाई करने का, मतलब ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा घंटे में। ठीक है, और किसी को? पढ़ने के बाद ही याद नहीं रहता और क्या पूछ रहा है इसका तो कोई अनुमान नहीं रहता। तो इसका कोई सॉल्यूशन करंट अफेयर्स के लिए? करंट अफेयर्स देखिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस काम करता है। जैसे करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या क्या है, तो वो एग्ज़ाम बेस्ड होता है। जैसे कि बहुत सारा फैक्चुअल एग्ज़ाम जो होता है, जैसे कुछ बच्चा रेलवे बोला या कुछ भी बोला, तो उसमें फैक्चुअल डेटा रहेगा, उसमें कोई इन्फेरेंस वाला चीज़ तो आना नहीं करंट अफेयर्स से। लेकिन आप जब यूपीएससी या जीपीएससी उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स का रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स जो भी टॉपिक है उसका आप समझिए, मतलब कि उसका एस्पेक्ट समझिए, उसका प्रो क्या है, उसका कॉन्स क्या है,
आपको एक एनालिटिकल दिमाग अगर बनाना है तो आपको उसका सारा कुछ समझ के रखिएगा, फैक्चुअल डेटा हटा के, तो आपको समझ में आ गया तो फिर आपको हमेशा समझ में आएगा। जैसे अभी कल 2000 के नोट का इशू है, तो उसका क्या प्रो है, उसका क्या कौन सा, आप एक बार खुद से समझ के खुद ही में डिस्कस कीजिएगा अपने आप से, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आप केवल उसको सरफेशियल देख के छोड़ दीजिए कि अच्छा बंद हुआ, बहुत कोई बोला कि इससे जो इलीगल मनी है या फिर काला बाजारी है वो बंद होगा, इतना सोच के छोड़ दिया, तो फिर 10 दिन के बाद यही क्वेश्चन अगर डिटेल में पूछेगा तो आपको कोई जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक ही लाइन तो समझे ही हैं उसके लिए। आप उसका बहुत डेप्थ में पढ़ाई किए होते, कि समझ गए होते कि क्या बोला आरबीआई, क्यों कर रहा है, कितने दिनों से इसमें पहल की गई है, तो ज़्यादा पता चलता। तो उसमें समझदारी डेवलप करने की आवश्यकता है। बस बहुत कम डाउट है भाई, बहुत कोई एकदम क्लियर है अपने मोटिव के लेके। वेरी गुड सर। 2 एग्जाम में कंफ्यूज हो गया, जेएसएससी और जेपीएससी को लेके 2 डायरेक्शन में चल रहे हैं सर, तो उसमें लग रहा है किधर जाए तो कंफ्यूजन हो गया सरकार का दो। एक चीज़ तो बड़ा क्लियर समझ लेना है, जैसे उनका सवाल बड़ा सही है, ये जो सरकार का दोष और इस पे बात होता है ना, पहले समझ लेना है कि आपको बनना क्या है। आपको एक स्टूडेंट्स बनना है, नौकरी लेना है, पढ़ाई करना है, या फिर आपको यही सब करना है, छात्र नेता बनने का शौक है, ठीक है ना। दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको अपने आप को थोड़ा चेंज करना चाहिए कि नहीं, हम पढ़ाई वाला लड़का नहीं है, मतलब, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमको क्या करना है। आपका जो सवाल है कि 2 एग्ज़ाम साथ में पैरेलल है, इसका क्या करें। जेएसएससी, देखिए इसमें बैकग्राउंड भी बहुत डिपेंड करेगा। जैसे जिसका मैथ्स स्ट्रांग रहेगा तो जेएसएससी में 1 पेपर 2 पेपर तो वो भी है, साइंस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं ना उसमें। हाँ, तो जिसका साइंस बैकग्राउंड होगा उसको तो थोड़ा आसानी, वो ना भी पड़ेगा जेएसएससी, करंट अफेयर्स और इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा तो उसको कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तब तो आपको अपना टाइम बांटना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें जब तक जेपीएससी नोटिफिकेशन मेंस जेपीएससी का नहीं आता है तब तक आप जेएसएससी का पढ़ाई कीजिए। कुछ करंट अफेयर्स जो है उसको डिटेल में कुछ घंटे उनको दीजिए डेडिकेटेड, और उनको पढ़िए, ठीक है ना। देखिए एसे राइटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यूपीएससी में, ठीक है ना। स्कोर भी अच्छा आता है उसमें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म कोई भी यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, तो उसमें बहुत सारा वेब सीरीज़ आता होगा। तो हम लोग जब देखना स्टार्ट करते हैं तो पहला एपिसोड, जैसे मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी, लेकिन कुछ वेब सीरीज़ जो है उसका शुरू का 10 मिनट देखे, उसके बाद फिर वो नहीं देखे। उसका 3-4 सीज़न आने वाला है लेकिन नहीं देख रहे। लेकिन बहुत सारा वेब सीरीज़ है जिसका हम 15 मिनट देख रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट बनता है उसमें, और तब आप पूरा वेब सीरीज़ कंप्लीट करते हैं, चाहे 4 सीज़न हो, 5 सीज़न हो, है ना। आपका ऐसे भी ऐसा ही होना है। ऐसे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका इंट्रो। पढ़ने वाला पहले इंट्रो ही पढ़ने वाला है। आपको उसको इंट्रो ऐसा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए कि सामने वाला पढ़ने को बाध्य हो जाए कि हम पूरा पढ़ें। अब उसमें बहुत अलग अलग तरीके का इंट्रोडक्शन बनता है। डिटेल में जाएं तो जैसे पहले कोई एनेक्डोट देते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका होता है। एक छोटी सी कहानी शुरू में दीजिए। जैसे बहुत सारा वेब सीरीज़ में भी आप देखिएगा कि पुराना कोई अचानक से सस्पेंस सीन दिखाता है, जिसमें कि आदमी सोचने लगता है कि क्या हुआ, इसका क्यों हुआ, या उसका जवाब देखने के लिए। एनेक्डोट भी वही होता है कि शुरू में एक छोटी सी ऐसी कहानी डाली जाती है ऐसे में, जो कि रीडर जो है उसको इंटरेस्ट डेवलप करे उसका, ठीक है ना। उसमें और भी तरीका होता है कि कोटेशन से भी करते हैं। जैसे बहुत कोई जो सीनियर लोग हैं या फिर बहुत सारा जो
महापुरुष लोग हैं, उनका बहुत सारा कोटेशन बढ़िया होता है। तो जो यूपीएससी की प्रॉपर तैयारी करते हैं, जैसे हम लोग ने करी थी, तो हम लोग तो प्रॉपर एक कोटेशन का लिस्ट बना के रखते थे कि कौन कौन क्या बोला। करीब डायरी में 2-3-4 पेज केवल कोटेशन आदमी भर के रखता था और याद करके रखता था कि कहीं भी उससे रिलेटेड कुछ भी मिले तो वो कोटेशन चिपका देना है। तो वो भी एक तरीका होता है। अब पहले जो ऐसे आता था काफ़ी आसान आता था, अब का जो ऐसे आ रहा है वो बहुत डिफ़िकल्ट आता है, और अब एक की जगह 2 ऐसे आते हैं शायद। तो अब के ऐसे में आपका लेंथ जो हो गया वो कम हो जाता है, बट क्वालिटी वाइज बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। पहला तो ऐसे का टॉपिक समझना ही बहुत मुश्किल हो गया अब कि ऐसे में पूछ क्या रहा है। तो अच्छे से शुरू के 10-15 मिनट ये समझने के लिए देना चाहिए कि टॉपिक पूछा क्या है। बहुत बार हम लोग जल्दीबाजी में सोचते हैं कि टाइम कम होगा, 2 ऐसे लिखना है, लिख डालते हैं, बट अच्छे से उसका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूज़न रफ में पूरा तैयार कर लेना चाहिए, तभी हम लोग को उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम लोग हैप्पी वे में आगे बढ़ेंगे तो पता चला कि हम लोग लिंक, मतलब उसका जो एसेंस है ऐसे का होना चाहिए, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। ऐसे पे डिटेल में बात की जा सकती है, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि उसमें फिर जितने तरह का हमारा इंट्रो का पार्ट होगा ना, हर एक में आदमी फिर डिस्कस कर सकता है। ऐसे के लिए वो कैब बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन तो भी ढंग का होना चाहिए। अगर हिंदी में कोई ऐसे लिख रहा है तो हिंदी के लिए भी आपको प्रॉपर हिंदी लिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं वैसी हिंदी नहीं लिखी जाती। जो ढंग का हिंदी, साहित्यिक हिंदी जिसको बोले, वो लिखना है। हिंदी का मतलब वही होता है, ठीक है ना। तो उसमें ऐसे पे बात कर सकते हैं, बहुत लंबा चलेगा, लेकिन उसमें बहुत डिटेल कभी अगर होगा तो आप पूछिएगा मेरे से। कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? किसने पूछा? क्या चीज़ का कंसिस्टेंसी? हाँ, ये तो बड़ा ज़रूरी है भाई। देखिए, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए तो आपका मोटिवेशन लेवल होना चाहिए, आपको खुद को मोटिवेट करता रहना होगा। खुद को मोटिवेट कैसे करें, ये क्वेश्चन पूछेंगे तब तो अपने आसपास देखिए आपको क्या चाहिए। हमेशा मोटिवेशन देखिए ये पर्सनल लेवल का चीज़ है, ठीक है ना। आप डेली कुछ ना कुछ, जैसे मैं मूवीज़ देख के भी बहुत मोटिवेट होता हूँ, ठीक है ना। कोई भी ढंग का मूवी देख लीजिए तो उसमें कोई जो बढ़िया काम कर रहा है तो आदमी पूरा मोटिवेट हो रहा है। सारे बच्चे तो जितना लोग बच्चे रोड पे बाइक चला रहे हैं वो मूवी देख के ही ना चला रहे हैं, या फिर स्टंट कर रहा है वही देख के कर रहा है ना। वो लोग जब उसको देख के मोटिवेट हो सकता है तो आप लोग अच्छी चीज़ों देख के भी मोटिवेट हो ही सकते हैं। घर का हालत देखिए, बाहर का हालत देखिए, सोसाइटी का हालत देखिए, चीज़ों को सुधारने का कुछ अगर मेंटेलिटी होगा तो खुद ब खुद मोटिवेशन आएगी। एक चीज़ बस समझ के रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वही मोटिवेशन के लिए बता रहे, कोई भी आदमी एक बार में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनता है, ठीक है ना। आप लोग के बीच में भी कोई एक बच्चा होगा जो बहुत तेज़ होगा, आप लोग जिस क्लास में भी पढ़े होंगे उसमें से आप लोग को दिखता होगा एक जो टॉपर लड़का है तो लगता होगा कि बहुत तेज़ है, बहुत ब्रिलियंट हो गया। सबके साथ रहे, हमारे साथ भी बहुत लोग दिखे हैं। तो कोई आदमी बच्चा एक दिन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन रहा, विराट कोहली एक दिन में नहीं बन रहा, ठीक है ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम के लिए जो आप ऑर्डिनरी काम डेली करते रहते हैं ना, वही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। तो डेली बेसिस पे जो आप ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, जैसे डेली आप 2 घंटा पढ़िए कोई भी सब्जेक्ट, उसको आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम के लिए पढ़िए कंसिस्टेंसी के साथ, देखिए आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएंगे। कोई भी चीज़ हो, लेट से आपको गिटार बजाना है, ठीक है ना, डेली आप आधा घंटा गिटार बजाइए, 1 साल बाद आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाइएगा। डेली लेट से आपको मैथ्स कमज़ोर है, आप डेली 1 घंटा मैथ्स पढ़िए, 1 घंटा मैथ्स बनाइए ऑनेस्टली, 1 साल के बाद आप मैथ्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाइएगा।
तो कोई भी चीज़ में आप ऑर्डिनरी काम कीजिए, कंसिस्टेंसी से कीजिए, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाइएगा। जैसे एग्ज़ाम का आंसर राइटिंग भी जो होता है, तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कीजिएगा तो हो सकता है कि आप उतना परफेक्ट आंसर ना लिखते हो। आदमी टेस्ट सीरीज़ इसीलिए देता है क्योंकि आप प्रैक्टिस करें। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लगातार आंसर लिखेगा ना, आपका खुद ब खुद आंसर का क्वालिटी अच्छा होते जाएगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता। धीरे धीरे आप खुद ब खुद 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखेगा, 4 लाइन का बॉडी लिखेगा और कंक्लूजन लिखेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी बना के 8 घंटे ना पढ़िए, 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। वो ज़्यादा फ्रूटफुल है रादर देन कि 8 घंटे फिर 2 दिन कुछ नहीं पढ़े उससे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर जिनको भी बनना है किसी भी चीज़ में, तो समझ के चलिए कि उसका ऑर्डिनरी काम कीजिए, बेसिक्स जिसको बोलते हैं उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कीजिए, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाइएगा। तो वही चीज़ मोटिवेशन पे बात आ गई ना कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं, आपको खुद को क्या बनाना है, हम किस हद तक अपने आप को अच्छा देखना चाहते हैं, उसी एक्सटेंट पे डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनत कर पाते हैं। आप खुद को जहाँ देखना चाह रहे हैं उसी जगह पे मैं भी खुद को देखना चाह रहा हूँ। मेरा एक्सटेंट जो सोचने का है, मेरा जो उसके लिए कमिटमेंट है वो ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप कम कीजिएगा। ठीक है ना। लास्टली तो कमिटमेंट पर बात आएगी कि कौन कितना कमिट करके उस अपने प्लान को कर सकता है। क्या? नहीं, आवाज़ नहीं आई, बोलिए फिर से। एलिमिनेशन मेथड का कहाँ पे एलिमिनेशन यूज़ करना है? ऑप्शंस में, प्रीलिम्स ऑप्शंस में ना। देखिए सब कुछ प्रोबेबिलिटी, कोई पढ़ा है, आप लोग पढ़े प्रोबेबिलिटी, तो कब ऑप्शंस का एलिमिनेशन का यूज़ कीजिए। एलिमिनेशन तो बहुत अच्छा चीज़ है। आप गेस का बात कर रहे हैं या एलिमिनेशन बात कर रहे हैं? दोनों अलग अलग चीज़ है। देखिए जब मेरे को जब चीज़ पता है कि लेट्स से कि एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, ठीक है ना, और ये जेपीएससी में तो बहुत कम, लेकिन यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत फ़ायदा करता है। आपकी मजबूरी है करना, आप आंसर कैसे बनाइएगा? यूपीएससी में सारा ऑप्शंस आप नहीं जानते। यूपीएससी में एकदम मस्ट है एलिमिनेशन, क्योंकि उसका जैसे उसमें बहुत सारा ऑप्शंस दिया रहता है, ठीक है ना। उसमें आपको पता है कि इन 4 वर्ड में एक तो ये पक्का ये नहीं है। बड़ा सिंपल सा, जैसे हमारे जब मैंने प्रीलिम्स दिया था उस समय एक था रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन सा होता है, उसमें ज़ेनॉन, रेडॉन और 8-10 है। एक भी पता है मेरे को कि ये नहीं होता है, तो हम उसको एक एलिमिनेट किए। हमको सारा नॉलेज नहीं हो सकता। अब वैसा क्वेश्चन नहीं आता कि आपको कंप्लीट याद रहेगा, तो उसमें आपको एलिमिनेशन करना मस्ट है। बिना एलिमिनेशन के लिए आप यूपीएससी में बहुत बढ़िया स्कोर नहीं करेंगे प्रीलिम्स में। जीपीएससी में क्या होता है कि इसमें वैसा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं रहता है कि एलिमिनेशन का यूज़ हो। और जो गेस की बात कर रहे हैं आप, जो पूछना चाह रहे थे बेसिकली, तो प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि जब 4 में एक गेस कीजिएगा तो 25% चांस है आपका, एक एलिमिनेट कर दिए तो अब 33% चांस बन गया, और ज़्यादा पढ़े हैं 2 एलिमिनेट कर पाए हैं तो 50-50 चांस है। तो 50-50 में तो हमेशा आपको मार देना चाहिए आंसर, लेकिन 50 के कम में है, 33% में है, तो चांस नहीं लेना चाहिए। निगेटिव मार्किंग के लिए ही बोल रहे हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो आप सब में मारिए, फिर क्या सोचना है ना। समझे नहीं समझे? नहीं, जो पूछे उनसे पूछ रहे हैं। क्लियर ना? और किसी को कोई डाउट? हाँ सर आज से अभी से
मतलब एक तरह से फियर को हटाने के लिए, अपने आप को खुद से अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए? देखिए, टू बी फ्रैंक, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। करने के लिए आप बहुत कुछ, जो भी एक इंटरव्यू के लिए चाहिए पर्सनैलिटी एस्पेक्ट में कि आप अपने आप को डेवलप करें, तो कुछ आपका कोर एरिया होना चाहिए जिसमें आप अच्छे हों, उसके बारे में आप इंटरव्यू में बता पाएँ जब आपके बारे में पूछा जाए। अब इंटरव्यू भी अलग अलग तरह का हो गया है, यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत अलग हो गया है, जेपीएससी में इंटरव्यू इस साल जो था, हम लोग के टाइम तक तो अच्छा इंटरव्यू होता था, इस साल बहुत कम टाइम लिया गया, केवल 5-5 मिनट का इंटरव्यू दे के निकाला गया। तो एज सच उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, वो वेस्ट है। इंटरव्यू जिसमें कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन तो पूछे जाए, तभी आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। केवल आपसे पूछा कि क्या नाम है, क्या काम है, हो गया इंटरव्यू, तब तो कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने को जानिए, अपना एक इंट्रोडक्शन लिखिए कि क्या आप के बारे में आप खुद को जानते हैं, पढ़िए। वैसे अभी ज़रूरत नहीं है, कभी भी इंटरव्यू के लिए आपको सफिशिएंट 2 महीना 3 महीना टाइम मिलता है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लें, किसी भी चीज़ का, यूपीएससी का भी इंटरव्यू क्यों नहीं, ठीक है ना। इंटरव्यू कोई इशू नहीं है। हमारा इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा 200 में 100 कुछ आया था समथिंग, ठीक है। क्या क्या कोई कुछ पूछा क्या? ठीक है, आप लोग को, मेरे को नहीं लग रहा है और कुछ डाउट है ज़्यादा, क्योंकि सबको ही लग रहा है कि अच्छे से पढ़े लिखे हैं आप लोग। कितने लोगों का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है? किसी का है? हंसने वाला तो कोई खास जोक था नहीं यार, किसी का नहीं है। साइंस बैकग्राउंड किसका किसका है? ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने कोर इशू पे, ठीक है। झारखंड के बारे में पढ़ते हैं। जेपीएससी में लैंग्वेज सब कोई अपना अपना चूज़ कर लिए हैं कि क्या तैयारी करेंगे। सब कोई खोटा लेने वाले हैं, खोटा के अलावा कोई और? नागपुरी। लैंग्वेज हिंदी तो टफ होगा। लैंग्वेज के अलावा और कोई? सब कोई लैंग्वेज ही, मतलब ये रीजनल लैंग्वेज बोलने का मतलब। देखिए, खोटा नागपुरी तो ठीक है, हिंदी थोड़ा टफ पड़ेगा क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा पूछता है। इंग्लिश भी कोई लिया है? नहीं, चलिए। क्या? जिसमें ज़्यादा अच्छा लिखेगा उसमें ज़्यादा नंबर उठेगा। आसान है, सिलेबस कम है, और क्या। 2 लाइन का सिलेबस है तो क्या दिक्कत है, पढ़ने में आसानी है। बहुत कोई को रिलेट कर पाता है, बहुत कोई उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा पता है ना। क्या? हाँ, वही बोल रहे हैं, फैमिलियर है तो बताएं ना। जैसे शुरू में ही तो बताएं कि आप हज़ारीबाग में है तो आपको बोलेगा कि कहाँ पे रास्ता आप खोज पाएंगे ज़्यादा, तो आप बोलिएगा ना हज़ारीबाग में ज़्यादा देख पाएंगे। वही चीज़ है, जो ज़्यादा कोरिलेट कर पा रहा है जिस लैंग्वेज से, वही लैंग्वेज लेना भी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अगर किसी को और कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, इंग्लिश में क्यों लाते हैं? आपका लैंग्वेज है हिंदी, मान लीजिए मेरा लैंग्वेज है इंग्लिश। हम लैंग्वेज में जात धर्म किसी चीज़ में कोई भेदभाव नहीं करते, ठीक है ना। हाँ, तो जो नहीं समझ में आएगा हम तो समझाएंगे ना। हम आपसे इंग्लिश में बात किए, कोई बच्चा इंग्लिश में बात करेगा तो उससे इंग्लिश में बात करेंगे। भेदभाव तो आप कर रहे हैं। देखिए, कोई चीज़
इन सब चीज़ों से कभी बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना इस सब चीज़ में रहिएगा ना, बाहर नहीं निकल पाइएगा। बहुत बार लगता है कि ये सब चीज़ मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर करता है। दिमाग आपका संकुचित होते जाता है, बढ़ा के खुला छोड़ना है, ठीक है ना। हम बिहार बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, ठीक है। 10th तक हम झरिया राज हाई स्कूल झरिया से पढ़े हैं, ठीक है। उस समय हम सारा जितना आप लोग हिंदी का जितना वर्ड है, फिज़िक्स में आदमी तरंगदार थे, ये सब जितना पढ़ता था सारा चीज़ पढ़े, ठीक है ना। बाद में जब आप एग्ज़ाम देने के लेवल पे आए तो हमको कंफर्टेबल लगा इंग्लिश ज़्यादा, ठीक है ना। हम जब 10th में हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम DAV में जा रहे थे तो वहाँ का प्रिंसिपल मेरे को ले नहीं रहा था कि तुमसे होगा नहीं, वो तो पढ़ने की चीज़ है, मेरे को इंटरेस्ट था, पढ़ लिया। हम वहाँ पे बोलते कि नहीं भाई हम तो हिंदुस्तान में रहेंगे तब तो हो गया। समझने का है, नहीं समझ में आए तब ना बोलिएगा, आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। JPSC में सबसे बड़ा दिक्कत था मेरे को ये कि JPSC में मेरे पास इंग्लिश का कोई मीडियम बुक नहीं था। अब तो इंग्लिश में आपको मिल जा रहा मटेरियल, लिख के रखिए। मेरे टाइम पे एक किताब ऐसी नहीं थी जो कि इंग्लिश मीडियम हम पढ़ पाएँ, मटेरियल था ही नहीं। तो ये जो स्पर्धा और ये सब का किताब आता है ना, हम इसको लेके हिंदी में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, फिर अपना नोट्स बनाते थे। तो उस समय तो हिंदी मीडियम को फ़ायदा भी तो हुआ, सारा मटेरियल हिंदी ही में था, हमको घाटा था, ठीक है ना। चलिए, CNT एक्ट के बारे में सब कोई क्या जानते हैं? कोई कुछ भी जानता है? जो भी कुछ भी जानते हैं बताइए। वेरी गुड, ठीक है। लैंड रिलेटेड है, भूमि से संबंधित है। CNT और SPT में क्या अंतर है? अच्छा, वेरी गुड। संथाल परगना कहाँ पे है? ठीक है, अब हम पूछेंगे तो हाथ उठाइएगा, ठीक है। संथाल परगना में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? वाइट शर्ट, हाँ बताइए। बैठे बैठे बोलते। ठीक है, बैठ जाइए। आपका हजारीबाग किस प्रमंडल में आता है? तो यहाँ पे क्या लागू होगा? SPT होगा, CNT होगा? चलिए, बहुत बढ़िया। CNT कहाँ कहाँ पे लागू है? चलिए, बहुत बढ़िया। संथाल परगना छोड़ के बाकी सभी जगहों पे। इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है वैसे, ठीक है। विल्किंसंस रूल के बारे में कौन लोग जानता है? कोई सुना है विल्किंसंस रूल? सुने हैं? चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। CNT में दो चीज़ समझने लायक होगा आपके लिए। पहला प्रीलिम्स के हिसाब से, दूसरा मेंस के हिसाब से। बहुत कोई बोलिएगा मेंस में चैप्टर मतलब सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन मेंस में आपको झारखंड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। रिसेंटली जितना डेवलपमेंट हो रहा है हमारे झारखंड में, उसमें एक मुद्दा है यहाँ का जल जंगल ज़मीन का, ठीक है ना, या फिर यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। तो उसमें भी आपको CNT या फिर SPT एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम अगर पूछना चाहें तो हम पूछ सकते हैं कि हमारा स्टेट जो है झारखंड पिछड़ा स्टेट है, तो क्या CNT एक्ट जो है
इसके पिछड़ेपन का दोषी है या फिर उसका कुछ हाथ है इसमें कि हमारा देश पिछड़ा, मतलब झारखंड पिछड़ा रह गया, तो क्या लिखिएगा? कोई भी? CNT एक्ट के चलते झारखंड जो है जितना डेवलप होना चाहिए था उतना डेवलप नहीं कर पाया, जितना तरक्की करना था उतना नहीं कर पाया। आपका क्या व्यू है इसमें? ठीक है, कोई और? बहुत बढ़िया। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो ये इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है, सोशल जो अवेयरनेस है उन सब एरिया में भी ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब इसमें जब आप CNT के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, सेक्शन 46 हुआ या फिर जैसे भूमि अधिग्रहण बोले सेक्शन 49 हुआ, तो इन सब को जानने से आप अपने आंसर का क्वालिटी बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है ना। और कभी भी जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका एक बार में उत्तर कभी नहीं होना चाहिए कि हाँ इसका प्रॉब्लम है या फिर या इसका प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा आंसर होगा कि कुछ है कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे जितने लोग रहते हैं, जो लोकलाइट्स रहते हैं, उनके भी लैंड राइट्स का रक्षा होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी अपने आंसर में ज़रूर बतानी है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में अभी तक तो मोस्टली केवल फैक्चुअल क्वेश्चन ही आता है। मान लीजिए एक दिन का टाइम है, कल एग्ज़ाम है और आज CNT या SPT पढ़ना है, तो पूरा किताब में क्या पढ़िएगा? कोई एक चैप्टर जो कि कल एग्ज़ाम खोले और सारा आंसर कर पाए मिनिमम टाइम में। जब भी ऐसा टाइम आए ना, कोई भी एक्ट पूछना हो पढ़ना हो, तो उसमें एक होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। SPT या CNT का जो किताब होता है उसका जो सबसे पहला चीज़ होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है ना। इसको निकालिए और 2 या 3 बार अच्छे से पढ़िए। अगले दिन जो भी क्वेश्चन आना होगा ना उसमें 50% तो गारंटी सही बना के आइएगा, ठीक है ना। ये जो 1 2 3 4 है यही सेक्शन है बेसिकली, और इसके बगल में है कि उस सेक्शन में क्या है या किसके बारे में है, ठीक है। तो जब भी पढ़ा तो हम लोग देंगे ही, पढ़ भी लीजिएगा आप लोग, लेकिन कभी फिर भी लगे कि एग्जैक्ट गलती नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स निकाल के दीवार पे चिपका लीजिए। डेली सुबह उठ के देखिए, बहुत सारा टेस्ट सीरीज दीजिएगा, आपको पता चलेगा कि आप सब सही कर रहे हैं। क्योंकि एक्ट है, अंदर घुस के पढ़ने वाला बहुत कम आदमी है। जिसका जॉब है जैसे हम लोगों का, तो हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमको डेली उस तरह का जो प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करना पड़ता है। या फिर कोई वकील होगा जो हाई कोर्ट में लड़ रहा है लैंड रिलेटेड, या फिर कोई आदमी, तभी उतना डेप्थ में पढ़ता है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है वो उतना डेप्थ में नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है ना। वो बहुत जाएगा तो उसका सब सेक्शन में जाएगा, ठीक है, कि 21A हो गया, 21B हो गया, 21C में क्या लिखा है, वो सब सेक्शन तक जाएगा, लेकिन उसके अंदर तक नहीं जाएगा। तो वहाँ तक ज़रूरी है। अब इसके बाद आता है समझने की बारी। समझ लेंगे तो क्या क्या फ़ायदा होगा? समझ लेंगे तो आप जैसे वो बोले ना, एलिमिनेशन कर पाएंगे कि हमको नहीं याद रहा, तो हमको पता है कि ये जो चैप्टर था, ये जो अध्याय था वो इसके बारे में था, पूछा किसी और का है तो हम एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शन को कि ये उसका तो नहीं था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग CNT एक्ट से। इसको बोलते हैं बंगाल एक्ट ऑफ 6 1908 भी। उस समय हम लोग बेसिकली झारखंड अलग नहीं हुआ था ना, बिहार अलग हुआ था। जितने लोग तैयारी किए होंगे उनको ये सारा चीज़ तो पता होगा। अगर फैक्ट नहीं पता होगा तो हम लोग और फैक्ट बताएंगे, हम इसलिए पूछ रहे हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा फैक्ट बताने लायक बचता नहीं है। क्या? हाँ, जैसे इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड हुआ था 1903 में, ठीक है ना।
एक थे जॉन बी हॉफमैन, जिनको कि इसका CNT एक्ट का फादर बोला जाता है, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था जॉन बी हॉफमैन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, विल्किंसन रूल है, ये अभी ज़रूरत नहीं है, हम बाद में बताएंगे इसके बारे में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग असली CNT। ठीक है, पहला जो चैप्टर है, कोई भी एक्ट निकालिएगा, जैसे ये CNT के बारे में है, SPT भी निकालेंगे तो उसमें पहला 3 सेक्शन यही रहेगा। मतलब कि पहला 3 सेक्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो याद करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी बुक में। चलिए, जैसे हम बोल दिए कि झारखंड लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट हम निकालते हैं, बिहार पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट, उसका भी पहला 3 सेक्शन यही रहेगा। ठीक है ना, तो पहला 3 सेक्शन मोस्टली जो भी एक्ट बनता है वो उसके बारे में बताया जाता है कि क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, जो वर्ड्स उसमें यूज़ किए गए हैं, उसमें कोई टाइटल या जो भी चीज़ है उसके बारे में बताता है। इन 3 सेक्शन से कोई सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो चैप्टर 1 में जो फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन है, इसमें कुछ नहीं आएगा। रिपील का मतलब हुआ है कि कौन सी चीज़ों को हटा दिया गया है। ठीक है, पहले थी उनको हटा दिया गया। 3 में है, बहुत सारे वर्ड्स इसमें हैं, जैसे वर्ड्स यहाँ पे जैसे वर्ड यूज़ हुआ है एग्रीकल्चर ईयर, तो जो सेक्शन 3 में डेफिनेशन है उसमें बताता है कि एग्रीकल्चर ईयर का इस CNT एक्ट में क्या मतलब है। ठीक है, तो कोई भी 1 डे ऑफ अप्रैल या फिर कोई गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगा वो वहाँ का एग्रीकल्चर ईयर होगा। तो पहला 3 सेक्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? चैप्टर 2 से स्टार्ट होगा क्वेश्चन आना। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो चैप्टर 2 से ही बनेगा, मतलब स्टार्ट होगा। अब इसमें आता है क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। ठीक है ना, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स का मतलब पहले समझिए टेनेंट क्या होता है। CNT हम जो बोलते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, तो इसमें जो वर्ड है टेनेंसी, इसका क्या मतलब है? कोई भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रिंट आउट दे देंगे हम लोग। ऑनर, ठीक है। टेनेंट क्या होता है? टेनेंट किसान, किराएदार। लैंडलॉर्ड होता है, टेनेंट होता है। हाँ, तो कोई भी किसान, कोई भी जो किसी भी पार्शल ऑफ लैंड या किसी भी भूमि पे खेती कर रहा है, उसको हम टेनेंट इस रेस्पेक्ट में बोलते हैं। ठीक है ना, तो सेक्शन 4 जो है ये आपको बताता है कि टेनेंट कितने प्रकार के होते हैं। मतलब कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में जब हम टेनेंट की बात करेंगे, काश्तकारी की बात करेंगे, तो कितने तरह का टेनेंट होता है, कितने तरह का किसान होता है। ठीक है, इसको अभी चैप्टर लिखे हैं, इसको फिर हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 4 में है हमारा क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, मतलब कि कितने तरह का टेनेंट होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट पूछेगा तो यही पूछेगा जो हम बताएं। टेबल ऑफ कंटेंट आप याद करके आंसर कर सकते हैं कि क्लासेस ऑफ टेनेंट किस सेक्शन से डील करता है। सेक्शन 4 से करता है। अब इसमें आता है टेन्योर होल्डर्स। टेन्योर होल्डर क्या होता है? टेन्योर क्या होता है? एक चीज़ बता दें, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा क्लमजी, मतलब कि बहुत ही एक जगह उसका क्लियर मीनिंग नहीं मिलेगा, दूसरी जगह पे कुछ और मीनिंग मिलेगा, तीसरी जगह पे कुछ और मिलेगा। ठीक है ना,
तो आपको उसको एक एज अ होल समझना पड़ेगा। ठीक है, आप कहीं एक जगह सोच के देख लीजिए कि यहाँ पे ये मीनिंग है, वो हमेशा लागू नहीं होगा। ठीक है, ना केवल छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारे जितने भी एक्ट हैं वो कंप्लीट होल कोई नहीं है। ठीक है ना, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में भी बहुत सारा लूप होल है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है जो कि है। जैसे कि हम भू वापसी का केस बोलते हैं, तो भू वापसी का केस के बारे में जिक्र केवल एसटी के ज़मीनों के लिए किया गया। एससी का ज़मीन को हम सीएनटी ज़मीन मान लिए हैं, लेकिन एससी का भू वापसी का कोई जिक्र नहीं है पूरे सीएनटी एक्ट में। ठीक है ना, हम समझिए, जो आजकल जो ज़मीन खरीदने जा रहे हैं आदमी बोलता है सीएनटी ज़मीन है, तो एसटी, एससी या ओबीसी, जो ओबीसी सीएनटी एक्ट के आते हैं, उन ज़मीन को हम सीएनटी ज़मीन बोलते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल ज़मीन है, उसको हम बोल दिए कि 46A में बोल दिए कि एसटी का ज़मीन है तो उसी थाना के अंदर होना चाहिए और डीसी के प्रायर परमिशन से ट्रांसफ़र होना चाहिए, और एससी और ओबीसी हुआ तो उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए और डीसी के प्रायर परमिशन से होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा है तो वो इलीगल माना जाएगा। जब इलीगल मान लिए एससी की ज़मीन का ट्रांसफ़र को, तो उसको वापस कैसे दिलाएंगे, वो भी तो होना चाहिए। तो उसके बारे में पूरे सीएनटी एक्ट में कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन एसटी के लिए फिर हमारा 71A प्रोविज़न आता है कि अगर गलत है तो भू वापसी का केस वो डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पे फाइल कर सकता है। तो ये इसलिए बताएं क्योंकि हर एक चीज़ का एज अ होल कोई आंसर नहीं है, आपको दिमाग में एक डेवलप करना पड़ेगा, और वर्ड्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं जो कि समझना पड़ेगा। जैसे टेन्योर होल्डर्स और अंडर टेन्योर होल्डर क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। रैयत क्या होता है, ये समझना पड़ेगा, और अंडर रैयत, मुंडारी रैयत। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा धीरे धीरे, तो हमको बताइएगा। क्लासेस ऑफ टेनेंट्स है, ठीक है ना, 4 तरह का टेनेंट होता है। ठीक है, पहला होता है टेन्योर होल्डर, हम बता रहे हैं अभी, ठीक है, और अंडर टेन्योर होल्डर भी। दूसरा होगा रैयत, रैयत 3 तरह का होता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा है अंडर रैयत, और चौथा है मुंडारी खुट कट्टीदार। एक एक करके समझेंगे। क्लासेस ऑफ टेनेंट में टेन्योर होल्डर है, ये गलत लिखा हुआ है, टेन्योर TNURE होता है, नहीं पता मेरे को। ठीक है, दिख रहा। तो टेन्योर होल्डर क्या होता है, देखिए किसी भी ज़मीन को हम जब खेती करने के लिए किसी किसान को दे रहे हैं, तो देने वाला मतलब हम एक राइट लेते हैं उससे कि इस ज़मीन को अब हम खेती कर रहे हैं। तो टेन्योर एक अधिकार है किसी भी ज़मीन के ऊपर जो कि रैयत को मिलता है, टेनेंट को मिलता है, किसान को। ठीक है, तो वो जो अधिकार है हमको किससे मिल सकता है, राजा जो होगा उस समय जिसकी सारी ज़मीन होगी, ज़मींदार होगा जिसको प्रोप्राइटर बोल सकते हैं, वो हमको एक अधिकार देगा किसी भी भूमि पे खेती करने के लिए। इसी अधिकार को टेन्योर बोलते हैं। जिस आदमी को वो अधिकार होगा उसको हम टेन्योर होल्डर बोलते हैं। अंडर टेन्योर होल्डर क्या है, अब ये जो टेन्योर होल्डर है, मान लीजिए हमको अधिकार मिला है इससे, किसी ज़मींदार से, कि आप खेती कीजिए, लेकिन हम खेती ना करके अपने अंदर एक और आदमी को दिए कि नहीं मेरे बदले तुम खेती करो, तो वो होगा अंडर टेन्योर होल्डर। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये टेन्योर होल्डर को हम और ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि और इसका यूज़ बढ़ते जाएगा। आगे के जितने सेक्शंस होंगे उसमें आपको हर बार टेन्योर होल्डर मिलेगा हर एक सेक्शन में। तो जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तक ये समझिए कि टेन्योर होल्डर वो होता है जिसको भूमि पे अधिकार होता है। ठीक है ना। फिर है रैयत।
बोलने के लिए कोई भी किसान जिसकी ज़मीन है उसको हम रैयत बोलते हैं। रैयत एक हिंदी वर्ड है और पूरे जगह में एक्ट में, मतलब हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में आप जो रेवेन्यू का लाइफ देखिएगा तो रैयत ही बोलते हैं। जैसे हमको हमारे यहाँ से NH गुजर रहा है तो हमको उसको भूमि का मुआवजा देना है तो हम उसको रैयत ही बोलते हैं, ठीक है ना। हम उसको किसान या फिर ये नहीं बोल रहे, रैयत ही बोल रहे हैं। अब रैयत जो CNT एक्ट में है वो 3 तरह का होता है। CNT एक्ट में रैयत को डिफाइन किया गया है 3 तरह का। ये एक्ट के अकॉर्डिंग है। बाहर में आप भी रैयत हैं जो ज़मीन पे है, हम भी रैयत हैं जो ज़मीन पे हैं। लेट्स से कि हम खेती नहीं कर रहे हैं, हम घर में रह रहे हैं, लेकिन तो भी हम रैयत हैं क्योंकि हम उस ज़मीन पे हैं, ठीक है ना। CNT एक्ट के अकॉर्डिंग रैयत 3 प्रकार का होता है, जो कि वो है ऑक्यूपेंसी रैयत, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिभोगी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत और रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स, ठीक है ना। अब इसको भी हम आगे डील करेंगे, ज़रूरी नहीं है अभी समझना, बस अभी ये समझिए कि रैयत 3 तरह का होता है। पहले हम आगे सेक्शन 4 में कि क्लासेस ऑफ टेनेंट्स क्या होता है, मतलब टेनेंट्स कितने तरह के होते हैं। पता चल गया टेनेंट्स भाई 4 तरह का होता है। टेन्योर होल्डर, अंडर टेन्योर होल्डर, रैयत हो गया, एक हो गया आपका अंडर रैयत और फिर हो गया मुंडारी खुदकट्टीदार। रैयत में आपको पता चल गया 3 तरह का रैयत होता है, OR, NOR और RKK, ठीक है ना। रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। अंडर रैयत कुछ नहीं होता, रैयत के नीचे कोई और आदमी हम दे दिए तो वो हो गया अंडर रैयत, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दर रैयत, ठीक है। जब आप काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें डेली देखने को मिलेंगी। जैसे हमारे पास एक विवाद आया, हम इसलिए बता रहे ताकि प्रैक्टिकल कुछ समझ में आने पे सुनिएगा तो आपको ज़्यादा ध्यान में रहेगा। मेरे पास एक विवाद आया, एक हमारे यहाँ पिछड़ी गांव है, तो नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक गांव है समझ लीजिए। वहाँ पे एक पक्ष जो था उसके नाम से खतियान था। खतियान को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ROR, हिंदी में बोलते हैं खतियान। खतियान क्या चीज़ होता है, जिसमें आपके भूमि का पूरा विवरणी होता है। पहला, हम जो चीज़ बोलेंगे हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगा तो बड़े ध्यान से समझना है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट होगा, पढ़ने के लिए भी, ठीक है ना। खतियान क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ठीक है। उसका पहला कॉलम जो होता है उसमें लिखा रहता है सीरियल नंबर। वही सीरियल नंबर आपका ज़मीन का खाता नंबर कहलाता है। आप लोग पढ़े होंगे, बड़े बुजुर्ग या आपके घर में जो भी बात सुने होंगे, रसीद कटता होगा तो किसी भी ज़मीन का बोलते हैं कि खाता क्या है, प्लॉट क्या है, ठीक है ना। तो वो जो खतियान का पहला सीरियल नंबर होता है पहले कॉलम का, वो होता है खाता नंबर, ठीक है। ऊपर में नाम गाम लिखा रहता है कि किसका है, क्या है, लगान किसको चुकाना है। पहला कॉलम होता है खाता नंबर। दूसरा में लिखा रहता है रैयत का नाम, मतलब कि ये जो खाता नंबर है उस रिकॉर्ड ऑफ राइट कब बनता है, जब आप सर्वे किए होंगे ज़मीन का। जैसे ये ज़मीन किसकी है तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं सर्वे, कि एक एक ज़मीन का पूरा हम मुआयना करते हैं, फाइनलाइज करते हैं। बहुत लंबी प्रोसेस होती है, वो भी बताएंगे। तो उस सर्वे के दौरान इस खाता पे किस आदमी का अधिकार था, तो इसमें कॉलम में, दूसरा कॉलम में रहता है रैयत का नाम, ठीक है, कि किसके नाम से वो खाते की ज़मीन है। तीसरा कॉलम रहता है प्लॉट नंबर, ठीक है। चौथा कॉलम रहेगा उसका रकबा। रकबा बोलने का मतलब एरिया, कि प्लॉट वाइज एरिया कितना है। उसके बाद रहता है उसका चौहद्दी। चौहद्दी मतलब उसका पूरब क्या है, पश्चिम क्या है, उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है, ताकि आप लोकेट कर पाएँ। लेट से बगल में ये खाली ज़मीन जो दिख रही है, इसमें मेरे को 1 डिसमिल निकालना है ज़मीन। हम कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। 1 डिसमिल ज़मीन है, लेकिन कहाँ पे है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में, तो कहाँ पे है, ये कैसे पता चलेगा। ये पता चलेगा चौहद्दी से। अगर अब हमको चौहद्दी दे दिया कि पूरब में ये है, बाउंड्री है,
उस तरफ पे एक तरफ पे केले का पेड़ है, तो हमको समझ में आएगा कि ये ज़मीन कहाँ पे है, मतलब वो आपको एड्रेस बताता है ज़मीन का, चौहद्दी, ठीक है ना। उसके बाद उस ज़मीन पे कुछ पेड़ वेड़ लगे हुए हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। उसके बाद कैफियत रहता है, कैफियत का मतलब होता है कि उस पर दखल किसका है उस वक्त, ठीक है ना। ये होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, खतियान। तो मेरे पास एक आदमी आया जो कि बोला कि सर मेरी ज़मीन है और दूसरे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उसका वो खतियान का पेपर दिया, दूसरे पक्ष को नोटिस दिया, वो भी आया, वो भी अपना खतियान दिखा रहा। तो एक ही ज़मीन का दो खतियान तो नहीं होगा, एक उसमें जो था वो रैयत का था, एक जो था वो दर रैयत है, मतलब कि अंडर रैयत। तो दर रैयत कौन हुआ, जिसको रैयत फिर बैठाता है ज़मीन पे, तो वो हो गया अंडर रैयत, ठीक है ना। अंडर रैयत के बारे में सीएनटी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अंडर रैयत जैसे हम लैंडलॉर्ड नहीं है, हम भाड़े में रह रहे घर, उसी तरह अंडर रैयत भी हो गया, वो भाड़े में रह रहा है ज़मीन पे। फिर है चौथा मुंडारी खुटकट्टीदार। खुटकट्टी क्या होता है पता है किसी को? सिंपल है, पूरे सीएनटी एक्ट या एसपीटी एक्ट में कोई भी इस तरह का चीज़ पूछे ना कि खुटकट्टी क्या है या फिर बाकी किसी भी तरह का ज़मीन, तो उसमें एक ही चीज़ आएगा कि जो पहले शुरू में जंगल को काट के उस पर खेती करना चालू किया वही है। मुंडारी लोग किया तो मुंडारी खुटकट्टी हो गया, ठीक है ना। तो ये 4 तरह का क्लासेस ऑफ टेनेंट्स है। इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए। ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये सेक्शन 4 है, इसी को सेक्शन को बांट देंगे हम लोग आगे चल के, तो हम लोग को आगे बाकी सारा सेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। सेक्शन 4 तक पढ़े थे, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स 4 हो गया। अब पहला जो क्लास था क्या था? टेन्योर होल्डर था। वही टेन्योर होल्डर आपका सेक्शन 5 हो गया, ठीक है ना। तो आपको अब याद करने में भी आसानी होगा। जो हम अभी बताए थे, पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड फ्रॉम प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर कौन हुआ? जो ज़मींदार भी हो सकता है, जिसकी ज़मीन, मतलब ज़मीन का पहला हकदार जो है। जैसे पूर्व में राजा थे, 1956 मतलब जब ज़मींदारी वेस्ट हो गई तो उसके बाद से सरकार हो गया, ठीक है। तो सरकार अगर किसी को दे रही है ज़मीन, या पहले जो ज़मींदार किसी को ज़मीन दिया, किसी ज़मीन पे हक, उसी को बोलते हैं टेन्योर होल्डर। क्या है? एक राइट है ये, टू होल्ड लैंड, मतलब हक है, अधिकार है किसी ज़मीन को रखने का, ठीक है। 2 काम कर सकता है इस पे, रेंट कलेक्शन कर सकता है या कल्टीवेशन कर सकता है। रेंट कलेक्शन करेगा तो क्या होगा? रेंट कलेक्शन करने का मतलब हुआ कि वो अंडर टेन्योर होल्डर रखेगा। हम टेन्योर होल्डर हो गए, हम अपने नीचे एक अंडर टेन्योर होल्डर रखें जिससे कि हम रेंट कलेक्ट करेंगे, तो वो जिससे रेंट कलेक्ट कर रहे हैं वो हो गया अंडर टेन्योर होल्डर, ठीक है ना। समझ में आया? एक बार में समझना मुश्किल है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, सॉरी, किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ, ये जो रेंट कलेक्शन वाला जो बात बोले, तो वो एक टेन्योर होल्डर बोले और एक अंडर टेन्योर होल्डर। तो आपकी रेंट कलेक्शन का बात बोले कि अंडर टेन्योर
वो भी रेंट देगा। हाँ, प्रोप्राइटर को देगा, जमींदार को देगा, सिंपल है, ठीक है ना। देखिए हुआ क्या, शुरू में ये सारी ज़मीन जब ब्रिटिश सरकार से फिर ज़मींदार लोग को मिला, राजा लोग को मिला, तो वो लोग दे रहे थे, ठीक है। जब ख़त्म हो गया अब तो फिर टेन्योर होल्डर ही बचा ना, तो फिर टेन्योर होल्डर होलली सोलली उस ज़मीन का मालिक हो गया। हालांकि 56 के बाद वो भी ख़त्म हो गया और सारी चीज़ें सरकार को समाहित हो गई, ठीक है ना, सब कुछ सरकार ले लिया। अब एज सच टेन्योर होल्डर बोल के कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब सारा ज़मीन का ज़मींदार जो है वो है झारखंड सरकार, ठीक है। और उसके नीचे जिसको भी हम दे रहे हैं वो किस श्रेणी में आ गए, ऑक्यूपेंसी रैयत के श्रेणी में आ गए, वो लोग अब उस ज़मीन के रैयत हो गए, ठीक है। रैयत दर रैयत और वही चीज़ हो गया। अब जो ये कॉन्सेप्ट सब धीरे धीरे ख़त्म हो चुका, ठीक है। जो टेन्योर होल्डर था उसको राइट था ज़मीन का, वो अपने नीचे भी टेन्योर अंडर टेन्योर होल्डर रख सकता था, मतलब कि एक से एक नीचे आते जाएंगे। अब इसमें 2-3 तरह का वर्ड यूज़ होता है जब टेन्योर और अंडर टेन्योर या किसी भी चीज़ का अग्रीमेंट होता है सरकार और रैयत के बीच में। ये उसी चीज़ का सब पार्ट है जिसको हम अलग से करके बनाए हैं। जैसे उसी में एक टर्म होता है काबूलियत। ये काबूलियत बहुत जगह यूज़ होगा। जब डीसी डिप्यूटी कमिश्नर के यहाँ पे भी किसी रेंट को बढ़ाने घटाने या किसी चीज़ के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी काबूलियत यूज़ होगा। कबूलियत कुछ नहीं है, सामने वाला कबूल कर रहा है कि ये टर्म्स ऑफ कंडीशन पे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस उसी चीज़ को कबूलियत बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो बताएं वही चीज़ है। सेक्शन 4 में क्लासेस ऑफ टेनेंट जो है वही है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी को समझ में आ रहा है? ये फिर से टेन्योर होल्डर समझाने के लिए है, ठीक है ना। अगर एक ज़मीन है जो छोटा सा बादल टाइप का दिख रहा है, एक पार्सल ऑफ ज़मीन है, ठीक है, जो कि ए दिया एक्स को, ठीक है। ए जब एक्स को ये ज़मीन देता है, ठीक है, तो एक्स एक टेन्योर होल्डर होता है। जब किस पर्पस के लिए दे रहा है वो समझने का है। अगर जेड को देता है जो कि कल्टीवेशन करेगा उस पर खुद से या अपने वंशानुगत मतलब अपने फैमिली मेंबर से, तो इसको रैयत बोलेंगे। मतलब कि ये रेंट के लिए नहीं लेगा ज़मीन, इसको रेंट लेके कमाना नहीं है। जेड को, जेड क्या करेगा, इस ज़मीन पे खेती करेगा, जो प्रॉपर किसान होता है, या खुद से या अपने फैमिली मेंबर से, तो जेड क्या कहलाएगा, रैयत कहलाएगा। लेकिन अगर जेड दूसरे आदमी को रखने के लिए ज़मीन लेता तो वो टेन्योर होल्डर कहलाता, जो कि वाई है। वाई सबलेट करता है अगर ज़मीन को कि हम दूसरे से रेंट कमाएंगे, मतलब भाड़ा पे भाड़ा पे भाड़ा, तो टेन्योर होल्डर कहलाएगा, ठीक है ना। खुद से खेती करने के लिए लेते हैं तो रैयत कहलाते। ये केवल कॉम्प्लेक्स करने के लिए है एक्ट में, रियल लाइफ में इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। समझने के लिए है कि अब हम बड़ा सिंपल इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे बनाते हैं, उसी को देख के।
कि एक प्रोप्राइटर है जिसने ए को एक ज़मीन दी 1 एकड़, ठीक है। ए जो है बी को ज़मीन देता है खेती करने के लिए और उससे 10 रुपया लगान लेता है पर महीना, ठीक है। इस केस में फॉलोइंग ऑप्शन है, बताइए। पहला ऑप्शन, ए जो है टेन्योर होल्डर है, बी भी टेन्योर होल्डर है। ए टेन्योर होल्डर है, बी रैयत है। ए रैयत है, बी टेन्योर होल्डर है। डी, ए भी रैयत है, बी भी रैयत है। सिंपल। तो ये चीज़ समझने के लिए बस ये था, ठीक है ना। तो हम लोग आ गए थे सेक्शन 5 तक, ठीक है। 5 में था टेन्योर होल्डर का मतलब। हम फिर से वही बता रहे हैं, अभी भी जितना समझे हैं टेन्योर होल्डर, आगे चल के फिर कन्फ्यूजन होना है। आगे के और जितना सेक्शंस है, हर एक सेक्शन में बहुतों में फिर से टेन्योर होल्डर का जिक्र होगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। एज अ होल आप लास्ट तक पहुँचते पहुँचते सारा कुछ समझ जाइएगा। तो 5 हो गया हमारा मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आगे देखे थे कि सेक्शन 4 कहाँ गया, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स होता है, 5 मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर आता है, ठीक है। अब इसके बाद छठा है मीनिंग ऑफ रैयत। बड़ा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 6, 7, 8 क्या है मीनिंग ऑफ रैयत। मीनिंग ऑफ रैयत हैविंग होगा खुदकट्टी राइट्स। मीनिंग ऑफ मुंडारी खुदकट्टीदार। चार है क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। जो टेन्योर होल्डर था 4(1) वही है सेक्शन 5, ठीक है ना। यही है सेक्शन 5। जो रैयत है मीनिंग ऑफ रैयत वही है सेक्शन 6, ठीक है ना। सेक्शन 6 में ही यहाँ पे जो है रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट, यही है सेक्शन 7। और जो लास्ट है मुंडारी खुदकट्टी 4(4) वही है सेक्शन 8। बस चैप्टर 2 कंप्लीट होता है यहीं पे। तो द मोमेंट आप सेक्शन 4 समझ लेते हैं क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, तो मतलब आप चैप्टर 2 जो है वो पूरी समझ लेते हैं, क्योंकि क्लासेस ऑफ टेनेंट से ही पूरा सेक्शन 4 से लेके 8 तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। 4(1) है टेन्योर होल्डर, 4(1) ही जाके सेक्शन 5 बनता है। 4(2) है रैयत, वही जाके सेक्शन 6 बनता है। 4(2) का ही सी है रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स, वही जाके 7 बनता है। और 4(4) है मुंडारी खुदकट्टी राइट्स एमके के, वही जाके सेक्शन 8 बनता है, ठीक है। क्या हुआ, कोई डाउट? समझ गया ना। देखिए यहाँ पे वही समझाने का कोशिश किया गया है। 4(1) जो था टेन्योर होल्डर, यही सेक्शन 5 है। 4(2) था रैयत, यही सेक्शन 6 है। 4(3) आरके के, यही सेक्शन 7 लिखे यहाँ पे, और यही एमके के है 4(4) जो है सेक्शन 8, ठीक है ना। किसी को डाउट है यहाँ तक? ये चीज़ समझा दी है। किसी को डाउट है तो बताइए। देखिए बड़ा सिंपल, सीएनटी इतना क्लमजी है कि जितने लोग अभी 5-5, 8-8 साल से नौकरी में हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग के लिए बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है कि टफ लगेगा। बहुत सारा वर्ड चूंकि आदमी पहली बार सुनता है, फैमिलियर नहीं होता है। थोड़ी देर पहले हम लोग इस पे बात किए ना कि आप जिस चीज़ से जितना फैमिलियर रहिएगा आपको वो चीज़ उतनी जल्दी समझ में आएगी। जितना अनफेमिलियर चीज़ होगा उतना समझने में दिक्कत होगा। उसमें समझने के लिए कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सारा वर्ड नया है। एकदम मिल जाएगा, पर अब तो पीछे जा नहीं सकते ना।
तो हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट किए। कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट किए? चैप्टर 1 एंड 2। चैप्टर 1 में था केवल 1 2 3 डेफिनेशंस तक, पहला चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर 2, अब हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, हमको आंसर दीजिएगा, ठीक है? चैप्टर 2 ऑफ CNT एक्ट, हिंदी में ही पूछ लेते हैं। चैप्टर 2 जो है CNT एक्ट का, उसके बारे में निम्न में कौन सा सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन, हाँ पहला ऑप्शन, इसमें सेक्शन 3 से लेके 8 तक का जिक्र किया गया है। दूसरा ऑप्शन, इसमें सेक्शन 4 से लेके 9 तक का जिक्र किया गया है। तीसरा ऑप्शन, इसमें सेक्शन 4 से 8 तक का जिक्र किया गया है। 3 से 8 कौन बोला? हाँ, सेक्शन 4 से 8 तक है, ठीक है ना? बड़ा सिंपल समझिए कि एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, जैसा हम लोग UPSC में मिलान करो देखते हैं, वैसा मिलान करो। चैप्टर 1 1 2 3, चैप्टर 2 4 to 8, चैप्टर 3 9 to 11, चैप्टर 4, ठीक है ना? तो ये ब्रैकेट वाइज भी आपको याद कर लेना ज़रूरी है, ठीक है ना? इसलिए हम चैप्टर वाइज समझाना चाह रहे हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि उस चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है? जैसे चैप्टर 3 हमारा 9 से 15 है, पूरा 9 से 15 जो हम लोग, इसीलिए हम शुरू में एक लिस्ट बनाए हैं पहले। आ गया ये पूरा चैप्टर 3 है, और कभी भी पढ़िए तो एक बार में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है? तो ये है चैप्टर 3। जैसा फिर पढ़ेंगे टेन्योर होल्डर, तो वही चीज़ है कि हम बताएं कि टेन्योर होल्डर ऐसा वर्ड है CNT एक्ट में जो कि मोस्टली सारे जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो भूमि है, ज़मीन है, वो स्टार्ट ही टेन्योर होल्डर से हो रहा है। तो जब भी भूमि का बात होगा, जिक्र होगा, तो वो टेन्योर होल्डर से ही होगा या रैयत से होगा, ठीक है? तो चैप्टर 2 के 8 तक हम लोग समझ गए हैं, मुंडारी खुटकट्टी राइट्स तक था, ठीक है? अब हम लोग आते हैं चैप्टर 3 में, ठीक है? तो चैप्टर 3 का देखिए सेक्शन 9 to 15 है, ठीक है? इसीलिए हम बोले टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ने। आपको कुछ नहीं भी करना है तो टेबल ऑफ कंटेंट जरूर रट लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना? वर्ड बाय वर्ड, उतने से आप लोग का काम निकल जाएगा। चैप्टर 3 है टेन्योर होल्डर्स के बारे में, ठीक है? जैसा हम लोग पढ़ें, 9 है क्या? टेन्योर होल्डर्स व्हेन नॉट लायबल टू एनहांसमेंट ऑफ रेंट। मतलब क्या है इसका कि टेन्योर होल्डर का रेंट जो इंक्रीज होना है वो कब नहीं हो सकता है। कोई भी ज़मीन है उसका लगान सरकार लेती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रसीद कटना या लगान रसीद कटना, या फिर रेंट रिसिप्ट इंग्लिश में, ठीक है ना? जो कि सालाना बेसिस पे कैलकुलेट होता है। उसमें सेस और वो सारा चीज़ जोड़ के हम लोग रैयत से लगान लेते हैं किसी भी भूमि के लिए। तो अब सरकार लगान ले रही है, लेकिन पहले ज़मींदारी प्रथा जब थी तो जो ज़मींदार था वो लगान लेता था। पहले का वो जो मूवीज़ देखते होंगे जिसमें कि, हाँ लगान नहीं, लगान तो लगान ही था नहीं, जो सुनील दत्त की मूवी थी या फिर वो सब में, जिसमें कि ज़मींदार बहुत बदमाश दिखाया जाता था और ज़बरदस्ती लगान लेता था किसानों से, रेंट बढ़ा के, हाँ जो भी था, तो उसमें वो रेंट बढ़ाते जाता था, लगान बढ़ा। रसीद और खतियान में क्या अंतर है? खतियान का मतलब हो गया कि ज़मीन का मालिक या ज़मीन का राइट,
उसको नाम ही बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मतलब कि अधिकार का क्या रिकॉर्ड है ना, उस ज़मीन का क्या रिकॉर्ड है। लगान रसीद जो हुआ वो कुछ नहीं हुआ, उस ज़मीन जो आपका ज़मीन है, मान लो तुम्हारा ज़मीन जो है वो क्या होगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट, खतियान दे दिया आपको। अब हमको हर साल उससे रेंट चाहिए, तो वो जो रेंट लेने का प्रक्रिया है, जिस पेपर के बेसिस पे हम दे रहे हैं, वो हुआ रेंट, लगान। हम अगर वो रेंट काट के एक रसीद काट के दिए तो वो हुआ रेंट रिसिप्ट, लगान रसीद, बस यही है। उसमें क्या क्या चीज का वर्णन रहता है? लगान रसीद में, उसमें लगान रसीद में वर्णन रहेगा कुछ नहीं, खाता, प्लॉट, वो कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उसमें खाता, प्लॉट, मौजा रहेगा, नाम रहेगा, यहाँ पे रकबा रहेगा। रजिस्टर्ड टू एक चीज़ होती है, पंजी 2 जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें आपका कहाँ पे जमाबंदी खुला हुआ है उसका पेज वॉल्यूम नंबर रहेगा। मतलब कि जैसे मेरी ज़मीन है या आपकी ज़मीन है, तो ये तो खतियान हो गया। अब हमको लगान लेना है, आप लगान पे कर रहे हो, उसके लिए हम एक रजिस्टर खोलते हैं, ठीक है ना। एक नंबर पे एंट्री करेंगे कि फलना नाम समथिंग XYZ, ये रेंट दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो हाँ भाई 1968 में इतना रुपया, रसीद नंबर कौन सा काट के इनको दिए हैं, ये वाला दिए हैं, ठीक है ना। तो वो जो रजिस्टर है उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड 2, पंजी 2, जिसमें कि हर एक ज़मीन जिसकी जमाबंदी कायम का मतलब होता है कि रजिस्टर्ड 2 में नाम चढ़ा हुआ हो, तो जिसका चढ़ा हुआ रहेगा हम वहाँ पे देखेंगे कि रेंट कटना है इनका, बाकी है क्या है, और हम उनको रेंट काट के देंगे, ठीक है। सिंपल दुर्गा पूजा में कैसे चंदा वसूली होता है, सेम चीज़ है, बस वो एक रसीद का एक रजिस्टर भी खोल के रखे हैं कि जिसका रजिस्टर में नाम होगा वही चंदा दे पाएगा, सब कोई नहीं देगा, ठीक है ना। जिसका रजिस्टर में नाम चढ़ा है इन्हीं का चंदा काट सकते हैं, इन्हीं से रसीद ले सकते हैं। क्या? तो फिर अभी आप बताएं कि आपके पास जो केस गया था एक केयर टेन्योर का और टेन्योर का, तो उसमें 2 खतियान हो गया एक जमीन का, तो इसके नाम पर रसीद करना होगा। अब बता रहे, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है ना वो बहुत सारे तरीकों से आता है। जैसे हल्का कर्मचारी नाम का एक स्टाफ होता है जिसको अभी हम लोग राजस्व उप निरीक्षक बोलते हैं, उनको हल्का का प्रभार होता है, और जो ये रजिस्टर्ड 2 बोले और खतियान बोले, उस हल्का का, हल्का एक यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, रेवेन्यू यूनिट बांट के बनाते हैं, ठीक है ना। उस हल्का का जो रजिस्टर्ड 2 और खतियान है उसका कस्टोडियन जो होता है वो राजस्व उप निरीक्षक होता है, ठीक है। अब उस समय के राजस्व उप निरीक्षक का सारी चीज़ें ऑफलाइन थी, उनको रजिस्टर्ड 2 पे अपना हिसाब से लिखना है, उन्हीं को चढ़ाना है। तो अब उस समय का जो राजस्व उप निरीक्षक था उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी थी, उसका जो चरित्र था या फिर उसका जो इथिक्स था वो किस तरह था, उसी हिसाब से वो रजिस्टर्ड 2 भी रखता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप दर रैयत ही थे, आपका नाम पंजी 2 में नहीं चढ़ना था, ठीक है, क्योंकि रैयत का ही चढ़ेगा, है ना। ऐसे समझिए कि जैसे हज़ारीबाग नगर निगम है, तो आप भाड़ा पे रह रहे हैं और मैं उसका लैंडलॉर्ड हूँ घर का, तो जो होल्डिंग टैक्स कटेगा वो मेरे नाम पे कटेगा ना, आपके नाम पे तो कटना नहीं है। लेकिन जो नगर निगम का एक बेकार सा एम्प्लॉय था वो क्या करता है कि आपका नाम भी चढ़ा दिया। अब क्या है कि होल्डिंग टैक्स हम भी भर रहे हैं और आप भी भर रहे हैं, ठीक है। 20 साल बाद आके दोनों कोई हम लोग लड़ गए कि हम भी 10 साल से 20 साल से रेंट दे रहे हैं, होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, तो मेरा ज़मीन है, मेरा क्यों नहीं है भाई। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम ऐसा होना नहीं था। लेकिन उस समय राजस्व निरीक्षक उप निरीक्षक जो होंगे वो उनका भी रसीद काट रहे थे, दर रैयत का भी और रैयत का भी काट रहे थे, ठीक है। तो अब जब हमारे पास आया प्रकाश में मामला, तो अब हम उसको सुधारेंगे। अब हम जो दर रैयत का जमाबंदी चल रहा था पंजी 2 में, उसको प्रॉपर प्रोसेस करके उसको रद्द करने के लिए भेजें, कैंसिलेशन के लिए, और जो रैयत था उसके नाम से उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। रसीद जो कटेगा वो यानी जमीन जिसके पास होगा उसी के नाम पर कटेगा। हाँ मान लीजिए आप जमीन बेच दी किसी को, हाँ तो फिर रजिस्टर्ड 2 में जो जमीन जिसको बेचे फिर उसका नाम चढ़
जाएगा, फिर वो अपना जमा कर देगा, फिर वो अपना जो टैक्स है वो टैक्स देगा। हाँ, देखिए अब आप लोग आ गए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, ठीक है ना। जो अभी ये पूछ रहे हैं इसको बोलते हैं नामांतरणवाद, म्यूटेशन। बड़ा कॉमन सा वर्ड है, सब कोई सुना होगा, म्यूटेशन, ठीक है ना। अब जैसे बताएं, उनका जैसे मान लीजिए ज़मीन है 1 एकड़ इनके नाम से चढ़ा हुआ है, रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ है तभी लीगल है, और तब उनका रसीद कट रहा है 1 एकड़ का रजिस्टर 2 में, ठीक है। अब ये आपको ज़मीन बेच रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 केस लेके चलेंगे कि 1 एकड़ में वो कुछ पार्ट बेच रहे हैं और 1 एकड़ में वो पूरा का पूरा 1 एकड़ बेच रहे हैं, ठीक है। पहले केस में लेट्स से कि 50 डिसमिल बेच रहे हैं, 100 डिसमिल 1 एकड़, ठीक है ना। तो जब ये ज़मीन बेच रहे हैं, आप गए रजिस्ट्रार के पास डीड करा लिए, ठीक है। वो डीड मेरे पास लेके आए कि हम इनसे ज़मीन खरीद लिए। अब ये जो रजिस्टर्ड 2 है जिस पे वो लगान रसीद देते थे, मेरे नाम पे होना चाहिए क्योंकि हम अब ज़मीन खरीद लिए। तो आप मेरे पास म्यूटेशन के लिए एक केस दाखिल कीजिएगा, ठीक है। हम देखेंगे कि हाँ इनका वाजिब ज़मीन था, ये किसी दूसरे की ज़मीन नहीं बेचे हैं, इनकी ज़मीन थी, वही ज़मीन आपको बेचे हैं जिस पे इनका पोजेशन है, जिसको दखल कब्जा बोलते हैं। ये दोनों केस सेटिस्फाई होता है तो हम म्यूटेशन करेंगे। म्यूटेशन क्या होगा, लेट से पेज नंबर 1 में ए का नाम है 1 एकड़, तो म्यूटेशन के बाद इस 1 एकड़ में से हम इनका 50 डिसमिल यहाँ पे घटा देंगे और यहाँ पे बचेगा 50 डिसमिल। और इस म्यूटेशन केस का रिजल्ट होगा कि एक नया पेज खुलेगा, न्यू पेज वॉल्यूम, जिसमें कि हम आपका नाम बी चढ़ाएंगे और वहाँ पे एंट्री करेंगे 50 डिसमिल और उस डेट से उसका लगान रसीद काटना चालू करेंगे। ये पहला केस। दूसरा केस क्या होगा कि जब वो पूरी की पूरी ज़मीन बेच दिए तो कुछ नहीं होगा, इनके नाम पे जो 1 एकड़ था वो हो गया 0। अब इनसे हम लगान रसीद नहीं लेंगे, इनका ख़त्म हो गया और पूरा का पूरा 1 एकड़ चला गया बी के खाते में, उसमें 1 एकड़ चढ़ा। अब हम उस पर 1 एकड़ का लगान रसीद लेना चालू करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं। टेन्योर होल्डर व्हेन नॉट लायबल टू एनहांसमेंट ऑफ रेंट। तो रेंट जो अभी हम लोग लेते हैं वो भी इंक्रीज होता है, बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, ठीक है ना। तो उसका एक प्रोसेस होता है बढ़ाने का, मतलब कोई आर्बिट्रेरली नहीं बढ़ा सकता कि नहीं आज से हम जैसे हम रेंट वाले घर में रह रहे हैं तो मेरा मकान मालिक जो है वो हमको आज ही से नहीं बोल सकता ना कि आज से अब 10,000 की जगह 20,000 रेंट दीजिए, ठीक है ना। हम लोग उसका पहला एक अग्रीमेंट बनता होगा जिससे हम भाड़ा लेने वाले हैं। उस एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि हर 1 साल के बाद 10% इंक्रीज करेंगे रेंट, ठीक है ना। ऐसा एक कंडीशन होगा तभी ना बढ़ेगा। तो वही सारा जिक्र किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं टेन्योर होल्डर्स व्हेन नॉट लायबल टू एनहांसमेंट ऑफ रेंट पे। इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है कि कब नहीं पे बढ़ेगा, मतलब कि ऐसा कोई भी कंडीशन जो कि प्रोप्राइटर बिना टेन्योर होल्डर की मर्जी के इम्प्लाई करता है या बिना लिखित कुछ कंडीशन के इम्प्लाई करता है, वो बढ़ा नहीं सकता है रेंट को, ठीक है। और सेक्शन 9A है सेम चीज़ कि इन्हांस किया जा सकता है लेकिन डीसी महोदय के ऑर्डर के बाद ही किया जा सकता है, ठीक है ना। परमानेंट सेटलमेंट कब आया था? क्यों 93 में क्या दिक्कत था?
93 मेरे को नहीं पता, हमको तो लग रहा है 93 में आया होगा। तो सेक्शन 9 में कोई भी ऐसा ज़मीन जिसका कि 1793 मतलब परमानेंट सेटलमेंट के बाद से अगर उस ज़मीन का रेंट नहीं बढ़ा है तो उस ज़मीन का रेंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, नॉट लायबल टू इन्हांसमेंट ऑफ रेंट, कोई भी ऐसी ज़मीन जो कि 1793 परमानेंट सेटलमेंट के बाद से उसका अगर रेंट नहीं बढ़ा है तो उसका रेंट आगे भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। किसी भी सेक्शन में अगर ये बड़ा ए लगा हुआ है तो पहला चीज़ समझ जाना है कि वो ओरिजिनल एक्ट में नहीं था, वो अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है ना। तो सेक्शन 9A जो है ये 1920 में जब CNT एक्ट अमेंडमेंट हुआ उसके तहत जोड़ा गया और बताया गया कि जो रेंट इंक्रीज करने का प्रोसेस होगा किसी भी ज़मीन पे, वो या तो DC महोदय करेंगे या RO मतलब रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। और इसके लिए एक अलग से चैप्टर बना हुआ है 12 और 15। मतलब कि जब हम लोग चैप्टर 12 और चैप्टर 15 देखेंगे तो हम लोग इसमें जो DC या रेवेन्यू ऑफिसर इंक्रीज कर सकते हैं लगान रसीद लगान को, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या तरीका होगा। उसमें कुछ खास तरीका नहीं होता है, उसमें बस यही लिखा हुआ है, एक सेक्शन में लिखा रहेगा। जैसे 12 है तो 12 पहला वाला सेक्शन होगा कि जो रैयत या टेन्योर होल्डर होगा वो एक रिटन एप्लीकेशन देगा DC साहब को कि मेरा रेंट इतना इतना बढ़ना चाहिए। DC साहब एक नोटिस इशू करेंगे या रेवेन्यू ऑफिसर एक नोटिस इशू करेगा संबंधित आदमी को कि रेंट इंक्रीज़ के लिए एप्लीकेशन आया है, क्या आप मानते हैं नहीं मानते हैं। और उसी का प्रोसेस लास्ट में कंक्लूज़न कि DC साहब उस रेंट को इंक्रीज़ कर दिए या रिजेक्ट किए, वही सारी चीज़ें उसमें हैं। ठीक है, जो एक एक करके पढ़ सकते हैं। तो बस इतने ही जानने लायक है। फिर आता है सेक्शन 10। भूइहारी ज़मीन किसको बोलते हैं? क्या? वो तो शुरू में बताया ना, कोई भी ऐसा टर्म है कि कौन सा ज़मीन है तो वही है कि जंगल साफ करके जो पहला वर्ग है वही हो गया। ठीक है ना। लेकिन इसमें कौन करेगा? उरांव का होगा, है ना। वो चीज़ समझने लायक है। तो भूइहारी ज़मीन का जो रेंट होता है ना वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, बाकी सारी ज़मीनों का रेंट बढ़ सकता है, भूइहारी ज़मीन का जो रेंट है वो इंक्रीज नहीं होगा। नॉट लायबल टू एनहांसमेंट ऑफ रेंट। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 11। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफर। पहला चीज इसमें समझना है कि क्या टेन्योर राइट जो है हमारे पास, टेन्योर होल्डर के पास एक अधिकार, वो ट्रांसफर हो सकता है? बताइए क्या मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है ना। तो उसी ट्रांसफ़र के बारे में जिक्र किया गया है सेक्शन 11 में। ठीक है, हर एक तरह का जो ज़मीन होगा वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, हर एक तरह का ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसीलिए ये वर्ड है एक यहाँ पे सर्टेन, मतलब कुछ चुनिंदा जो होगा वही सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं। कौन कौन नहीं होगा?
बताइए। कौन कौन सा ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हो, कौन कौन सा राइट्स है बेसिकली, ये ज़मीन तो छोड़ दीजिए, जो राइट है टेन्योर होल्डर का वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। किस किस केस में? पहला चीज़ तो समझ लेना है कि कोई भी स्पेसिफिक चीज़ जो है, जैसे भूइहारी के बारे में पढ़े या मुंडारी खुटकट्टी पढ़े या जो हम लोग CNT पढ़ रहे हैं, तो इसमें लोकल कस्टम्स जो है उसको भी बहुत तरजीह दी गई है, ठीक है ना। तो इसके एक सेक्शन में बोला जाता है 11(5) का 1 में, सेक्शन 11 का सब सेक्शन 5 उसका सब सेक्शन 1 में बोला जाता है कि कोई भी ऐसा ज़मीन या हक जो कि वहाँ का लोकल कस्टमरी, वहाँ का जो लोकल सामाजिक ताना बाना है उसके अंतर्गत नहीं आता है या उसका उल्लंघन होगा पूरा, वैसा राइट्स ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो वैसा केस आता है आपका भूइहर्स में और मुंडारी, ठीक है। उसके अलावा मोस्टली में जो अब ट्रांसफ़र कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, डीड से किया जा सकता है, इनहेरिटेंस से होगा, विल से होगा, गिफ्ट से होगा, इन सब तरीक़ों से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ पे होगा? हाँ नहीं, इसमें जिला विला का कोई बात ही नहीं है। ट्रांसफ़र होगा तो जो लैंडलॉर्ड है उसके ऑफिस में होगा, मतलब कि संबंधित दोनों पक्ष है उसको लैंडलॉर्ड के ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ पे पेपर बनाना पड़ेगा, दोनों लोग साइन करेगा तभी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। अब जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसमें कुछ फ़ी भी लगेगा, जैसे हम लोग आज के ज़माने में देखते हैं कि सेल डीड हो रहा है तो उसका सरकार को पैसा देना पड़ता है मार्केट रेट के हिसाब से, ठीक है ना। हर एक ज़मीन का सर्कल रेट होता है कि उस ज़मीन का मूल्यांकन किया जाता है कि उसका रेट क्या होगा। रेट भी 3 तरीक़ों पे डिपेंड करेगा कि वो एग्रीकल्चरल लैंड है, इंडस्ट्रियल लैंड है, कॉमर्शियल लैंड है या रेसिडेंशियल लैंड है, 4 कैटेगरी में बांट देते हैं और जिसका रेट होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हम पैसा लेंगे। तो इस केस में भी जो ट्रांसफ़र होगा उसके लिए ट्रांसफ़र फ़ी लिया जाएगा, लैंडलॉर्ड लेगा, ठीक है ना। अब वो रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना होगा? रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा 2 केस, एक विच एवर इज़ मिनिमम 2% ऑफ एनुअल रेंट, ठीक है, या 1 रुपये से ज़्यादा और 100 रुपये से कम, ठीक है। अब इसमें हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से बताने का। एक ट्रांसफ़र हुआ टेन्योर का लैंडलॉर्ड के ऑफिस में, ज़मीन है 5 एकड़, ठीक है, जिसका एनुअल रेंट जो है वो आता है 200 रुपये, ठीक है। अब इसका जो ट्रांसफ़र फ़ी होगा वो कितना होगा? श्योर? नहीं, पूरे 5 एकड़ का 200 रुपये। सॉरी, कितना बोले थे हम? 5 एकड़ का नहीं, पर एकड़ 200 रुपये। हाँ, पर एकड़ 200 रुपये है रेंट, 5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, लिखिए। $25 $20
पर एकड़ 200 है, मतलब 5 एकड़ का रेंट कितना हो रहा है? 1000 रुपये। 1000 रुपये हुआ ना। 1000 का 2% कितना होगा? 20 रुपये। ठीक है, तो रेंट होगा उसका, ट्रांसफ़र फी होगा 20 रुपये। अब दूसरा केस, ठीक है, लेट्स से ज़मीन है मेरी 5 एकड़ ही, और ये मेरा ज़मीन जो बहुत उपजाऊ ज़मीन है, और इसका जो रेंट है वो 1000 रुपये पर एकड़ है। 1000 रुपये पर एकड़ का रेंट है, ठीक है ना। इस केस में ट्रांसफ़र फ़ी कितना होगा? ठीक है, 100 रुपये होगा। सब कोई को समझ में आ रहा? 100 ही रुपये होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक, गुड। अब जो ये समझ गए रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन राइट्स, ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन बनाने का है। अब जैसे हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन जो अगर बढ़िया बनाने वाला होगा तो आप पढ़े हुए जो चीज़ रहेगा उसमें भी बहुत सारा टेक्निकल क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे। इसी में एक थर्ड, कहाँ गया, इसी में एक तीसरा कंडीशन है 2 रुपए का। मतलब वो कब है ये कि जब रेंट कोई फिक्स नहीं था, लमसम उस समय, चूँकि लैंडलॉर्ड था, अब ऐसा केस नहीं आता, लेकिन चूँकि बुक में है इसलिए बता रहे हैं। रेंट पेएबल नहीं था इन रिस्पेक्ट ऑफ टेनर, मतलब किसके कितना लेना है, 1 एकड़ का 10 रुपये लेना है, क्या फिक्स नहीं है। ऐसे ज़मीन का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो 2 रुपये बस ट्रांसफ़र फ़ी लगना था, ठीक है। वो तीसरा केस है बस। अब 11 हो गया, अब 12 में आइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उधर 15 नहीं होगा, 15 यहीं पे होगा, ये अभी बनने में ही गड़बड़ है। सेक्शन 12 क्या है? सेक्शन 11 क्या था? सर्टेन ट्रांसफर्स ऑफ, ठीक है। तो जब कुछ ट्रांसफ़र हो सकता है तो ऑब्वियस है कि कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा, है ना। तो जो वो नहीं ट्रांसफ़र होगा वही होगा। मतलब कि लैंडलॉर्ड किस बेसिस पे रिफ्यूज़ कर सकता है कि हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। मेरे पास मान लीजिए वो ज़मीन बेचने आया A-B से, हम रजिस्ट्रार हैं, तो हम सारी ज़मीन तो नहीं बेच देंगे ना। हो सकता है कि कुछ कंडीशन जो फुलफ़िल नहीं था, वो अपनी ज़मीन ना बेच रहा हो, उसके पोजीशन में ज़मीन ना हो, या फिर उसमें कुछ GM लैंड इंक्लूड हो। ये बहुत सारा अलग अलग तरीका हो सकता है, जबकि हम इनकार करें कि भाई हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो सेक्शन 12 आपको वही बताता है कि लैंडलॉर्ड किस किस कंडीशन पे रिफ्यूज़ कर सकता है ट्रांसफ़र्स को, कि हम ये जो ट्रांसफ़र है इसको नहीं करेंगे, ठीक है। रिफ्यूज़ किया लैंडलॉर्ड। अब मान लीजिए हम लैंडलॉर्ड हैं और कोई ये बंदा है जो कि बी को बेचना चाह रहा है या ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, हम लैंडलॉर्ड हैं, हम बोल दिए हम नहीं करेंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। वो जिस भी कंडीशन पे किया, सेक्शन 12 बोलता है कि लैंडलॉर्ड रिफ्यूज़ कर सकता है सर्टेन ट्रांसफ़र्स को। लेकिन उस केस में क्या होगा? लैंडलॉर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। अगर मान लीजिए हमको ज़मीन बेचना ही है, हम एक अपील करेंगे डीसी मतलब डिप्यूटी कमिश्नर के पास, तो सेक्शन 12 यही बताता है कि लैंडलॉर्ड रिफ्यूज़ करता है अगर सर्टेन ट्रांसफ़र्स को, तो डिप्यूटी कमिश्नर के पास आप अपील दायर कर सकते हैं। और एक चीज़ बता रहे, ये भी कॉमन होगा, सारा SPT एक्ट, सारा CNT एक्ट,
किसको पावर है सब कुछ? तो डिप्टी कमिश्नर को। क्या बढ़ाना है क्या घटाना है कुछ नहीं भी पता है, आंख बंद करके डिप्टी कमिश्नर मार देना है। ठीक है ना? डिप्टी कमिश्नर को सारे पावर्स दिए गए हैं पूरे एसपीटी एक्ट में और सीएनटी एक्ट में। ठीक है? तो कोई भी चीज़ है, जैसे लैंडलॉर्ड मना कर दिया तो किसके पास जाएंगे? डिप्टी कमिश्नर के पास। मान लीजिए लैंडलॉर्ड एग्जॉर्बिटेंटली रेंट हाई कर दिया तो किसके पास जाएंगे? डिप्टी कमिश्नर के पास। हमको रेंट घटाना है, किसके पास जाएंगे? डिप्टी कमिश्नर के पास। मान लीजिए इस साल बाढ़ हो गई, फसल पूरा नुकसान हो गया, रेंट हम नहीं पे कर सकते हैं, हमको छुटकारा चाहिए, किसके पास जाएंगे? डिप्टी कमिश्नर के पास। क्या? सब चीज़ के लिए डिप्टी कमिश्नर के पास ही जाना है। ठीक है ना? तो वो कहीं भी वैसा कुछ भी आए तो वो ऑप्शन वही रहेगा। हाँ हाँ, बैठ के पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे कि मेरा घर रांची में, हाँ। तो मेरा तो खलियान है रांची का। सपोज दैट अगर हम जमीन लेंगे हजारीबाग में, है ना, तो हमको यहाँ का खलियान ही ना मिलेगा, हमको यहाँ का पट्टा ना मिलेगा। हाँ, आपको यहाँ का खतियान नहीं मिलेगा। खतियान एक ही बार बनता है, जो सर्वे हुआ तभी खतियान बनता है। सर लास्ट टाइम सर्वे कब हुआ था? देखिए, हर एक जगह सर्वे अलग अलग तरीके से होता है। जैसे गुमला में अभी भी कुछ जगहों में सर्वे किया जा रहा है, हमारे यहाँ पे चास में कुछ दिन पहले सर्वे ख़त्म हुआ। तो सर्वे सरकार करवाती है, सर्वे कराना चाहिए। जैसे हम जब बरही में पोस्टेड थे तो बरही में हमारा हाल सर्वे 62-63 में हुआ था, कुछ मौजा का, बाकी जितना था वो सारा 1908 वाला खतियान था। ठीक है ना? तो मान लेते हैं जैसे अभी लैंड इश्यूज बहुत बढ़ गया, ठीक है ना, तो अगर सरकार चाहेगी तो हम सर्वे कराएंगे। सरकार सर्वे करा ली, उससे क्या होगा? अभी जैसे बहुत सारे इशू है, जीएम लैंड का सबसे बड़ा इशू है। जैसे गवर्नमेंट लैंड जितना है उससे बहुत सारे रैयत का पहले जब ऑनलाइन नहीं था उनका रसीद कटता था। अब वो रसीद, जैसे राजा हुक्मनामा दिया था, एक तरीका हो गया, रजिस्टर्ड हुक्मनामा 2 तरीका हो गया, भूदान यज्ञ कमेटी थी तो भूदान के द्वारा भी बहुत सारे रैयतों को जीएम लैंड दिया गया। बहुत सारे जो भूमिहीन होते हैं उसको सरकार भी बसाती है, वो हो गया। उसके बाद फॉरेस्ट की ज़मीन में अगर कोई ट्राइबल रह रहा है तो उसको वन पट्टा दिया जाता है, तो वो भी जीएम लैंड ही हुआ। तो अब उनका रसीद कट नहीं रहा क्योंकि वो अभी का जो सिस्टम है पंजीदों में नहीं आ पा रहा, क्योंकि खतियान चेंज नहीं हुआ है। खतियान में वो जब भी लिखेंगे, हम खतियान का किस्म जीएम लैंड ही लिखेंगे। अब मान लीजिए हमको इसको सुधारना है तो हम क्या करेंगे? हम अपने एरिया में सर्वे कराएंगे, सर्वे कराएंगे और पोजीशन देखेंगे कि वहाँ देखें, भले वो जीएम लैंड था अभी, लेकिन अब जब हम सर्वे कराएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे आदमी रह रहा है, वो खेतीबाड़ी कर रहा है, और इस चीज़ को हम खतियान में लिखेंगे। तो अब जो खतियान बनेगा वो रैयती ज़मीन हो जाएगा, वो अब जीएम लैंड नहीं रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम सर्वे कब करा रहे हैं। जैसे जैसे सर्वे होगा वो चीज़ें चेंज हो जाएंगे। ज़मीन जैसे आपका रांची खतियान है, आप यहाँ लीजिएगा तो अब आपका रजिस्टर्ड 2 में नाम चढ़ेगा। ठीक है ना? आप यहाँ खरीद लिए तो वही जो बोले म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन के बाद रजिस्टर्ड 2 पंजी 2 में आपका नाम चढ़ेगा, जमाबंदी चढ़ गया। अब आप यहाँ पे अपना रेंट रिसिप्ट कटवा सकती हैं। ठीक है? खतियान एक ही बार बनेगा जब सर्वे होगा। अब मान लीजिए आप रांची की ही हैं, अब हज़ारीबाग में सर्वे हो रहा है, आप यहाँ ज़मीन खरीद ली हैं, अब यहाँ जो सर्वे बनेगा तो आपके नाम से खतियान बनेगा। ठीक है? तब आपको खतियान मिलेगा। सर एक और क्वेश्चन। हाँ, सर 1932 का खतियान को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? इसका 1932 के खतियान से रिलेशन नहीं है। देखिए, ये सब तो पॉलिटिकल मुद्दा है या जो भी है। कुछ लोगों का सोचना है कि जो आदमी जहाँ का ओरिजिनल बाशिंदा है उसी को कुछ चीज़ों का अधिकार होना चाहिए। तो उस चीज़ों को कैसे तय करेंगे कि वो यहाँ का ओरिजिनल बाशिंदा है? तो एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या खतियान, जिससे हमको पता चल सकता है कि यहाँ पे कौन था। लेट से मान लीजिए हम बोले कि जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं नागरिकता के लिए कि 1948 31 दिसंबर या 1 जनवरी को, साहब तो भूल गए,
1948 के पहले जो हमारे यहाँ पे रह रहे होंगे उनको हम नागरिकता देंगे। तो हम एक टाइमलाइन फिक्स करते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। तो वही चीज़ है 1932 के खतियान बोल रहे हैं कि हम एक टाइमलाइन फिक्स किए कि उस समय जो लोग यहाँ पे होंगे उसको हम मान लेते हैं कि हाँ वो यहीं के हैं। ठीक है ना। बिहार जब बना होगा, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ है? तब तो फिर 1932 का होगा। जब आइडेंटिटी आ गया तो फिर वही होगा। वो तो सर्वे, पहला सर्वे कब हुआ उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, समझ गए कि ज़्यादा हो रहा है? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 13 से चैप्टर 3 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 9 से 15। चलिए बहुत बढ़िया। सेक्शन 12 हो गया। सेक्शन 13 पे आते हैं। सेक्शन 13 क्या है? सेक्शन 13 बोलता है डिवीजन ऑफ टेन्योर या फिर डिवीजन ऑफ रेंट। ठीक है ना। बोलने का क्या मतलब हुआ कि जैसे हम अब लोग अभी 5 एकड़ की बात किए, ठीक है ना। अब उसमें से लेट से कि जिसका 5 एकड़ ज़मीन है उसमें से वो 1 एकड़ ट्रांसफ़र कर दिया, बेच दिया या कुछ भी किया, ठीक है, तो उसका जो ज़मीन हो गया 5 एकड़ से लेट से 2.5 एकड़ हो गया। तो जो 5 एकड़ का अधिकार था वो उस अधिकार को घटाने के लिए देगा डीसी साहब के पास एक एप्लीकेशन कि अब मेरे हक में 2.5 एकड़ ज़मीन है तो रेंट जो है मेरा 5 एकड़ के बदले 2.5 एकड़ ही लिया जाए। इसमें अलग कंडीशन हो सकता है। लेट से कि कुछ ज़मीन जो था सूखाग्रस्त हो गया, 5 एकड़ में से 2 एकड़ पे बाढ़ आ गया, तो उस प्रॉपर फॉर्मेट में वो फिर से डिप्यूटी कमिश्नर को रेंट दे के लिए घटाने के लिए दे सकता है कि हमारा रेंट ये किया जाए। और ये जो डिप्यूटी कमिश्नर का ऑर्डर होगा ये लैंडलॉर्ड पे बाइंडिंग होगा। मतलब लैंडलॉर्ड नहीं बोल सकता है कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे। ठीक है ना। तो बाइफर्केशन मतलब रेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है उसको, और ये करने का डिप्यूटी कमिश्नर को है। ये लैंडलॉर्ड भी कर सकता है। अगर लैंड जैसे टेन्योर है, वो लैंडलॉर्ड और टेन्योर खुद ही बात किया कि भाई देखिए ऐसा ऐसा है, ये ज़मीन का अब आधा हिस्सा हम बेच दिए हैं, हमारा इतना ख़राब हो गया, या ये हम सरकारी काम के लिए दे दिए हैं, मेरा रेंट यहाँ पे तोड़ के इसी ज़मीन का कर दीजिए। तो लैंडलॉर्ड चाहे तो खुद भी कर सकता है। लैंडलॉर्ड नहीं करेगा तब फिर डीसी महोदय के पास जा सकता है, और डीसी का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। ठीक है। 14 जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। चौदह बोलता है annulment of encumbrances on resumption of resumable tenure। किसी को कुछ समझ में आ रहा है? एनलमेंट का मतलब होता है खारिज करना, रद्द करना। किसी चीज़ को एनल करना मतलब किसी चीज़ को निष्कासित करना या रद्द करना। इनकम्बरेंसेस मतलब होता है किसी चीज़ का अधिकार, पोजेशन या वो चीज़।
रिजम्पशन मतलब होता है कंटिन्यूएशन, रेज्यूमेबल भी वही होता है। इंटरमिटेंटली अगर कोई चीज़ कंटिन्यू हो रहा हो तो उसको रेज्यूम बोलते हैं। जैसे हम लोग पॉज या रेज्यूम का बटन होगा रिमोट में, हाँ ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सा टेन्योर होता है, मतलब कि जिसको नहीं रोका जा सकता है, थोड़े दिनों बाद भी जो अधिकार है मेरा भूमि पे वो कंटिन्यू कर सकता है। बड़ा सिंपल से समझिए, मान लीजिए कि हम हज़ारीबाग के बाशिंदा हैं, यहाँ पे मेरी एक ज़मीन थी, हम 5 से 8 साल के लिए बाहर चले गए, ठीक है ना, और यहाँ पे आम बागवानी के लिए किसी को दे दिए, वो आम का बागवानी लगा दिए मेरे ज़मीन पे। तो हम फिर वापस आते हैं तो हम क्या ये ज़मीन पे फिर से मेरा अधिकार बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? तो किस किस केस में नहीं बन पाएगा उसी चीज़ का इसमें जिक्र है, ठीक है। जैसे अगर उस ज़मीन पे मान लीजिए गांव वाला मिल के मंदिर बना लिया तो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अगर कोई तालाब बन गया, टैंक बन गया तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक मिलिट्री कैंटोनमेंट बन गया तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हाँ, वो सब भी होगा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन उसका जिक्र इसमें नहीं है, ठीक है ना। हम क्या होगा, प्रैक्टिकल पर्पस पे नहीं होगा, हमको चलना है, हम आपको एक्ट ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस एक्ट के तहत में जो जो चीज़ है वो बता दे रहे हैं। ड्वेलिंग हाउस मतलब कोई अपना घर बना ले रहा है, मैन्युफैक्चरिंग या परमानेंट बिल्डिंग तो होगा, गार्डन, प्लांटेशन, टैंक, कनाल जिसको बंद आहार बोले, प्लेस ऑफ वर्शिप, मंदिर मस्जिद कुछ भी, यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर उस पर नहीं बढ़ेगा। या फिर माइंस हो, पत्थर का कोई माइंस खोद दिया या फिर वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों में वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद है सेक्शन 15, सेविंग द लैंडलॉर्ड राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड। सेविंग द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, ये थोड़ा गलती लिखा गया। राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड क्या है? राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड कुछ नहीं है, जितना सेक्शन 11, 12, 13 में हम लोग पढ़े ना लैंडलॉर्ड के बारे में, कि 11 में था ट्रांसफ़र कर सकता है फ़ी लेके, 12 बोल सकता था कि हम नहीं अलाउ करेंगे, डीसी साहब कुछ कर सकते हैं, 13 डिवीज़न उसमें लैंडलॉर्ड के पास जा सकता था, डीसी महोदय का जो बाइंडिंग था लैंडलॉर्ड। इतनी जगह पे हम लोग सब लैंडलॉर्ड के बारे में पढ़े। इसी लैंडलॉर्ड का जो राइट है उसी चीज़ को सेक्शन 15 में बताया गया, ठीक है ना, कि लैंडलॉर्ड का क्या राइट है, वो डीसी साहब के पास जा सकता है कि नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए रेंट नहीं दिया मेरा टेन्योर, तो हम डीसी साहब के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो 15 में लैंडलॉर्ड के राइट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 15 जब ख़त्म हो जाता है तो हमारा ख़त्म हो जाता है चैप्टर 3। कितने लोगों को लगा कि ठीक था, चैप्टर 3 तक हो सकता है? ठीक है, यही सारा चीज़ है चैप्टर 3 का जो हम लोग पढ़े हैं। फिर आता है चैप्टर 4, सेक्शन 6 में क्या था, किसी को याद है? मीनिंग ऑफ रैयत। तो मीनिंग ऑफ रैयत में कितने तरह का रैयत पढ़े थे हम लोग? कौन कौन सा?
ठीक। तो जो आप मीनिंग ऑफ रैयत पढ़े, ऑक्यूपेंसी रैयत, अब पूरा का पूरा एक चैप्टर उसी ऑक्यूपेंसी रैयत को डेडिकेट कर दिया गया है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर 4। जो शुरू में पढ़े वहीं से सारा एक एक करके बनाया गया है। सेक्शन 4 था मेरा क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, उसमें जितने लोग थे, टेन्योर होल्डर उसी को सेक्शन 5 बोल दिया, रैयत था उसी को सेक्शन 6 बोल दिए, रैयत हैविंग खुद कट्टी उसी को सेक्शन 7 बोल दिए, एमके के उसी को सेक्शन 8 बोल दिया। ठीक है ना। फिर 9 में आ गया टेन्योर होल्डर और उसका ये सारे चीज़ बताया गया। अब फिर उसमें जो रैयत था ऑक्यूपेंसी रैयत, उसी ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में है 16 से 36 तक। ऑक्यूपेंसी रैयत मतलब अधिभोगी रैयत, है ना। ठीक है, तो क्या होता है ऑक्यूपेंसी रैयत, अधिभोगी रैयत, क्या समझते हैं? रैयत के द्वारा जब किसी व्यक्ति को लैंड दे दिया जाता है तो एक प्रकार से अधिभोगी रैयत। ठीक है, कोई और? जमीन पे जो खेती कर रहे हैं जो उपभोग कर रहे हैं। गुड। और कोई? आप जो बोले उससे ज़्यादा बेटर ये है, कोई भी ज़मीन है उसका जो भी उपभोग कर रहा है, उस पर जो भी उसका जो राइट्स है वो अवेल कर रहा है, वो उसका उपयोग कर रहा है, वही अधिभोगी रैयत। इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि टेन्योर होल्डर जो है वो ऑक्यूपेंसी रैयत नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। ठीक है ना। एक तो एक्ट ऐसा है कि बहुत ही मतलब गोलमोल है, सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मीनिंग यही है इसका कि जो हमारा रैयत हम जितना पढ़े, हर एक कोई ऑक्यूपेंसी रैयत हो सकता है। ठीक है ना। जो भी उस ज़मीन का किसी भी प्रकार से उपभोग कर रहा है वो उस ज़मीन के लिए अधिभोगी रैयत है। ठीक है। ठीक है, ब्रेक ले सकते हैं आधे घंटे। एक और चीज़ मेरे को ये बताइए, देखिए अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम हर एक सेक्शन में एक डील करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ताकि समझ मतलब मोटा मोटी पता चले कि क्या है, वो याद रहे मुश्किल है और समझ में आए, या फिर उसका उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं है। जैसे बहुत सारा इसमें सेक्शन जो हम लोग पढ़े उसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे सवाल नहीं आने वाले। ठीक है, अगर आप लोग बोलिएगा तो जो सवाल आने वाली चीज़ है वही पढ़ सकते हैं। हाँ, इसीलिए पूरा बताने पे होगा कि आपको भी खुद से समझ में आएगा कि ये फालतू सा सेक्शन है, ये इससे कुछ नहीं आने वाला, और कौन सा चीज़ है जिससे आने वाला है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो आधे घंटे ब्रेक लेते हैं हम लोग।